तो चलो सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहता हूँ, आपने एक बेहतरीन सफ़र स्टार्ट कर दिया है और मुझे उम्मीद है आप इस सफ़र में मेरे साथ बने रहेंगे। आप इस जावास्क्रिप्ट सीरीज़ को पूरा देखेंगे ताकि मैं आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करा सकूं और आपको बेहतरीन प्रैक्टिस भी जावास्क्रिप्ट के सारे कॉन्सेप्ट में करा सकूँ और आप अच्छी सी जॉब भी पा सकें, है ना, और अच्छा सा डेवलपमेंट भी सीख सकें। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं जावास्क्रिप्ट होती क्या है। जावास्क्रिप्ट बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि इंटरेक्टिविटी के लिए यूज़ की जाती है। मैंने क्या किया है, मैंने ज़्यादातर कुछ हाइलाइट्स का इस्तेमाल किया है ताकि आप ये जो हाइलाइटिंग मैंने की है आप इनको बस याद रख लें तो आपको इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प होगी और आपको चीज़ें याद रखनी और कॉन्सेप्ट को याद रखना आसान हो जाएगा। ठीक है, किसने बनाई थी ये? ब्रेंडन ईच ने बनाई थी। ठीक है, ब्रेंडन ईच कौन है? कोई अंग्रेज होंगे, जाहिर है ज़्यादातर चीज़ें उन्होंने इन्वेंट की हैं। एक दूसरी चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री रेडी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसिडर की जाती है जावास्क्रिप्ट। क्यों कहते हैं जी इसको इंडस्ट्री रेडी? इसको इंडस्ट्री रेडी इसलिए कहते हैं क्योंकि जावास्क्रिप्ट सीखने के तुरंत बाद आप इंडस्ट्री में काम करने लायक बन जाते हैं, इसलिए आपको इंडस्ट्री रेडी का दर्जा मिला है। अब समझ लेते हैं जावास्क्रिप्ट को क्यों सीखें। भाई ये सवाल सबको पूछना चाहिए जब कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोई भी टेक्नोलॉजी या कोई भी चीज़ करना चाहते हैं। ठीक है, देखो मैंने कुछ इसके जवाब देने की कोशिश की है। अगर आप वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं, वेब डेवलपमेंट मीन्स जितनी भी ब्राउज़र में चलने वाली एप्लीकेशंस होती हैं उनको वेब एप्लीकेशंस कहते हैं या वेबसाइट्स कहते हैं। आप अगर उनको बनाना चाहते हैं या उनके ऊपर कोई भी तरह की इंटरेक्टिविटी करना चाहते हैं, है ना, ऑल इंटरेक्टिव एलिमेंट्स वेबसाइट्स के या वेब एप्स के ऊपर जो किए जाते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही किए जाते हैं। ठीक है, ऑल कहा है मैंने, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब आप ये समझ लीजिए जितनी वेबसाइट्स को भी आप ब्राउज़र में विजिट करते हैं सब में जावास्क्रिप्ट चल रही होती है। ठीक है, दूसरी चीज़ देखते हैं, हाई डिमांड है जी। डिमांड मतलब आप ये समझ लीजिए कि जॉब मार्केट में सबसे ज़्यादा जॉब जो अभी अवेलेबल हैं वो जावास्क्रिप्ट के डेवलपर्स की हैं। यानी रिएक्ट जेएस डेवलपर, एंगुलर डेवलपर, नोड जेएस डेवलपर, ये सब कुछ कहाँ से आता है? ये जावास्क्रिप्ट ही इनका बेस रहता है। ये सारे फ्रेमवर्क्स आप तभी यूज़ करना सीख सकते हैं, इनके अंदर डेवलपमेंट करना तभी सीख सकते हैं जब आपको अच्छा जावास्क्रिप्ट आता हो। ठीक है, हाई डिमांड है तो डिमांड तो चाहिए ही। अगर डिमांड नहीं होगी तो ऐसी टेक्नोलॉजी को सीख कर क्या करेंगे? इसके बाद आ जाता है कम्युनिटीज़ एंड लाइब्रेरीज। बहुत बड़ी कम्युनिटी है, बहुत बड़ा इकोसिस्टम है इसका, बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं, लाइब्रेरीज हैं, है ना। आपने सुना होगा यार रिएक्ट, आपने सुना होगा एंगुलर, आपने सुना होगा, आपने व्यू जेएस सुना होगा। ये सब के सब जो हैं रिएक्ट बेस्ड फ्रेमवर्क हैं फ्रंट एंड के। ऐसे ही नोड जेएस जो है बैक एंड फ्रेमवर्क है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो बेसिकली आप ये समझिए कि बहुत बड़ी कम्युनिटी है। अगर आपको कोई भी काम करना है, आपको फिर ग्राफ्स बनाने हैं तो आपको उसमें ग्राफ में कोई ना कोई लाइब्रेरी मिल जाएगी। एमएल से रिलेटेड काम करना है कुछ, उसमें भी आपको बहुत सारी लाइब्रेरीज मिल जाएंगी। आपको पीडीएफ बनाने हैं, आपको एक्सेल में रिपोर्ट जनरेट करनी है, आपको उसमें भी लाइब्रेरीज मिल जाएंगी। तो इतनी सारी लाइब्रेरीज है, इतना बड़ा इकोसिस्टम है। तो अब एक चीज़ और समझ लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट यूज़ कहाँ होती है, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। मतलब डेवलपमेंट तो बहुत तरह के होते हैं, तो कौन से डेवलपमेंट में बेसिकली इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो मैंने वो भी आपके लिए कुछ लिखा है। जैसे फ्रंट एंड डेवलपमेंट में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। जितने भी यूज़र इंटरफेसेस बनते हैं वहाँ या तो रिएक्ट यूज़ हो रही होती है या फिर एंगुलर यूज़ हो रहा होता है या फिर व्यू जेएस यूज़ हो रहा होता है। ये 3 हाई डिमांडिंग फ्रेमवर्क हैं, तीनों के तीनों रिएक्ट जेएस में चलते हैं। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। बैक एंड डेवलपमेंट में यूज़ किया जाता है। बैक एंड डेवलपमेंट में बहुत ही बड़ा इकोसिस्टम है। नोड जेएस और एक्सप्रेस के थ्रू बहुत सारी एप्लीकेशंस बनाई जाती है। ठीक है, अच्छा खासा इस्तेमाल किया जाता है बैक एंड डेवलपमेंट में। अब आ जाते हैं मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के ऊपर। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट रिएक्ट नेटिव के थ्रू बहुत बड़े लेवल पे किया जा रहा है। क्यों? एक ही कोड बेस से दोनों तरह की एप्लीकेशन बन जाती है। एंड्रॉयड की भी ऐप बन जाती है और iOS की भी बन जाती है। कोड बेस कौन सा होता है? जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट नेटिव। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। फिर डेस्कटॉप एप्लीकेशन आपको बनानी है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन वो यानी जिनको आप डाउनलोड करते हैं और विंडोज़ के ऊपर डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेते हैं, जैसा ब्राउज़र को इंस्टॉल करते हैं और बहुत सारी चीज़ों को इंस्टॉल करते हैं, जैसे VS कोड को आप इंस्टॉल करते हैं, हम आगे देखेंगे उसको भी।
तो VS कोड भी बेसिकली जावास्क्रिप्ट में लिखा गया है। आपको जान के हैरानी होगी, electron.js में लिखा गया है आपका VS कोड। तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। गेम डेवलपमेंट में अच्छा खासा इस्तेमाल होता है। बहुत सारे गेम ऐसे होते हैं जो वेब बेस्ड गेम होते हैं, तो ब्राउज़र बेस्ड जितनी भी गेमिंग होती है सब में जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल की जाती है। बाकी और कुछ डेस्कटॉप बेस्ड जो गेमिंग होती है वो कहीं ना कहीं किन्हीं दूसरे फ्रेमवर्क में भी हो सकती है, लेकिन वेब बेस्ड तो ज़्यादातर जावास्क्रिप्ट में ही की जाती है। ठीक है। ऑटोमेशन में बहुत एकदम लार्ज स्केल पे जो टेस्टिंग होती है उसके लिए बहुत सारी टेस्टिंग में ऑटोमेशन किए जाते हैं, और रिपीटेटिव जो टास्क होते हैं उनके लिए बहुत सारे ऑटोमेशन किए जाते हैं, वो भी जावास्क्रिप्ट में किया जाता है। तो जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल यहाँ भी होता है। अब आप देख लीजिए कितने सारे ऑप्शन हैं, ये फ्रंट एंड, बैक एंड, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, ऑटोमेशन, ये सब जावास्क्रिप्ट में इतने सारे द्वार खुल जाते हैं आपके लिए। ठीक है। अगर आप जावास्क्रिप्ट अच्छे से सीख लेते हैं तो आप इनमें से किसी भी एक राह पे जा सकते हैं और अच्छे पैसे बना सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सेटअप की। सबसे पहले हमें एक सेटअप बनाना पड़ेगा जिसमें हम कोडिंग करेंगे। मेरा जो तरीका है पढ़ाने का वो यही रहता है कि देखो आप साथ साथ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, मैं उसको आपको समझाऊं, और फिर साथ साथ हम कोड करें और चीज़ों को समझें। तो उसके लिए एक सेटअप बनाना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसे कहते हैं क्रोम। आप में से बहुतों के पास पहले से ये डाउनलोडेड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो क्रोम में सीधे सीधे आप ऊपर लिखिए ब्राउज़र में आके क्रोम। आपने जैसे क्रोम डाउनलोड लिखा, आपको ये पहला लिंक मिल जाएगा। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको इसकी वेबसाइट पे चला जाएगा लेकर के क्रोम की, और यहाँ से आप क्रोम डाउनलोड कर लीजिए। आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसके अकॉर्डिंग आपको क्रोम मिल जाएगा। आप उसको डबल क्लिक करके सिंपल इंस्टॉल कर लीजिए अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं या मैक यूज़ कर रहे हैं। अगर आप यूबंटू यूज़ कर रहे हैं तब आपको पता है कैसे करना है। इसके बाद आपको इंस्टॉल करना है नोड। नोड कैसे करना है, नोड लिखिए यहाँ पे। आप नोड लिख के जैसे ब्राउज़र के अंदर सर्च करेंगे आपको सबसे पहला जो लिंक मिलेगा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको नोड डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है। यहाँ जो भी लेटेस्ट इसका वर्जन होगा आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग डाउनलोड हो जाएगा। इसको डबल क्लिक करिए, इंस्टॉल करिए, सिंपल। ठीक है। अगर आपको कोई इशू आता है तो आप कमेंट में लिखिएगा। इसके बाद आपको डाउनलोड करना है VS कोड। ये क्या होता है जी? बेसिकली IDE होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। आपको ये इंस्टॉल करना है और इसको यूज़ करना है, सिंपल। ठीक है। आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से इसे भी इंस्टॉल करिए। चलिए, मुझे लगता है इतना आपका सेटअप हो चुका है। अब हम देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र में कैसे चलाई जाती है। तो मेरे पास क्रोम पहले से है तो मैं क्रोम के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो और क्रोम खोलने के बाद आप करिए इंस्पेक्ट, राइट साइड से क्लिक करके, और यहाँ पे आपको ये कंसोल वाली विंडो मिलेगी। आप यहाँ आ जाइए। हम सबसे पहले यहाँ लिखते हैं console.log, और console.log करके मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक मैसेज टाइप कर देता हूँ, हेलो। ठीक हो गया। ये देखो इसने क्या किया, ये सबसे पहला हमने कोड रन कर लिया। एक तरीका तो ये है ब्राउज़र में कंसोल में चलाने का। अब हम थोड़ा सा एक प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी बनाएंगे। अपनी एक डायरेक्टरी में आ जाइए, मतलब सिंपल आप किसी भी एक फोल्डर में आ जाइए, वहाँ न्यू फोल्डर पे क्लिक करिए, और जैसे मैं बनाता हूँ, ठीक है, JS ट्यूटोरियल के नाम से जैसे मैंने ये बनाया, आप ऐसे करके एक फोल्डर बना लीजिए। इस फोल्डर को आपको क्या करना है, इस फोल्डर को आपको अपने VS कोड में विद कर लीजिए, ओपन विद करके। आपको खोलना कहाँ है, इसे VS कोड में से खोल लीजिए अपने फोल्डर को। मैंने इसे क्या, ठीक है। अब ये देखो, ये हमारा फोल्डर एज अ प्रोजेक्ट हमारे VS कोड में ओपन है। तो सबसे पहली फाइल यहाँ पर बनाइए index.html। अब आप कहेंगे कि हम तो जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं लेकिन ये HTML की फ़ाइल क्यों बनाई, अभी बताता हूँ, है ना। एक बहुत प्यारा शॉर्टकट बता देता हूँ आपको।
आप शिफ्ट क्लिक करिए और 1 के ऊपर क्लिक करिए, ये निगेशन वाला जो साइन होता है ऐसा आ जाएगा। एंटर प्रेस करेंगे तो आपको ये एक टेम्पलेट दे देगा। ठीक है, ये क्या है, ये HTML का एक बेसिक सा टेम्पलेट इसने दे दिया है आपको। और यहाँ पर मैं एक हेडिंग लिख देता हूँ, हेलो कोडर्स। ठीक है, हम क्या करते हैं, हेलो कोडर्स को अब हम अपने इस फोल्डर में आते हैं और ये HTML वाला जो हमारा पार्ट है इसको चलाते हैं। ठीक है, ये कहाँ ओपन हुआ, ये ओपन हो गया हमारे क्रोम ब्राउज़र में। ये देखो हेलो कोडर्स, आप देख पा रहे हैं इसको। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। अब ये मैंने किया इंस्पेक्ट करने के बाद मैं आ गया अपना कंसोल पे, ये देखो। ठीक है, अब ये मुझे मेरा कंसोल नज़र आ रहा है। एक काम करते हैं, अब मैं एक जावास्क्रिप्ट का छोटा सा इसमें अब कोड लिखूंगा। कहाँ कोड लिख सकता हूँ मैं यहीं एक स्क्रिप्ट का एक सेक्शन बना सकता हूँ। जैसे मैंने क्या किया, स्क्रिप्ट का मैंने ये एक सेक्शन बना लिया, ऐसे करके बनाते हैं। इसके अंदर मैं जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकता हूँ अब। ठीक है, इस ब्लॉक में। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ console.log और इसके अंदर मैं एक हेलो डियर्स ये मैंने कर दिया। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, मैंने फाइल को किया, देखो। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली आ रहा है हेलो डियर्स। यहाँ पे कहाँ से आया ये हमारे ये जावास्क्रिप्ट जो हमारे रन हुई। तो ऐसे चलती है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र में चल रही है, ब्राउज़र वाली जावास्क्रिप्ट है। अब हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट को नोड में कैसे चलाया जाता है, नोड के थ्रू। ठीक है, जावास्क्रिप्ट को नोड में चलाने के लिए सबसे पहले हम एक फ़ाइल सेम तरीके से क्रिएट करेंगे। मान लिया मैंने बनाई एक फ़ाइल index.js। इसके बाद मैं सीधा यही लिख सकता हूँ console.log। ठीक है, हेलो कोडर्स मैंने ये लिख दिया। और अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन करूँगा। कहाँ रन करूँगा, सीधा टर्मिनल में रन करूँगा इस बार। ये मैंने टर्मिनल ओपन किया, आप अपने VS कोड में टर्मिनल खोल सकते हैं। टर्मिनल क्या है, टर्मिनल इसको रन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे नोड, एक सिंपल कमांड चलानी होती है, और इसमें index.js। मैंने इससे कहा कि नोड के साथ मैंने index.js लिखा, इससे मैंने नोड को कहा कि नोड index.js वाली फाइल मेरी रन कर दो। ठीक है, जैसे मैं एंटर करूँगा, इसने मेरी फाइल को रन किया। मेरी फाइल के अंदर क्या था, सिर्फ हेलो कोडर्स मैंने प्रिंट किया था। यहाँ पे मैं इसको 2 बार कर देता हूँ तो ये 2 बार प्रिंट करेगा अगेन। ओह, मैंने क्या किया, सेव नहीं किया फाइल को। ठीक है, मैं सेव कर देता हूँ। अब मैं विंडो को क्लियर कर लेता हूँ। अब मैं ये 2 बार इसने किया। अच्छा, ये क्लियर एक कमांड होती है, क्लियर, ऐसे CLEAR, क्लियर लिखेंगे तो ये पूरी कंसोल को क्लियर कर देगा। ठीक है, तो ये देखो हेलो कोडर्स 2 बार आ गया। ठीक है, मुझे लगता है ये बात आप समझ गए होंगे कैसे नोड के अंदर रन किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने ब्राउज़र में भी देख लिया, हमने नोड में भी देख लिया नोड में कैसे रन किया जाता है। अब समझते हैं कमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, हाईली इंपॉर्टेंट है। तो पहले समझते हैं कमेंट्स क्यों यूज़ किए जाते हैं। देखो, कमेंट्स यूज़ किए जाते हैं एक्सप्लेन करने के लिए जावास्क्रिप्ट के कोड को। यानी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप यूज़ कर रहे हैं, अगर अभी हम जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं तो बार बार जावास्क्रिप्ट कहेंगे। बाकी बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो हर लैंग्वेज में लगभग सेम ही होते हैं। तो अगर आपने पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी तो आपको पता होगा जाहिर है कमेंट क्या होता है। अगर नहीं पढ़ी होगी तो मैं ये अप्रोच लेके चल रहा हूँ, आपको ज़ीरो आता है, मैं आपको हर चीज़ बताऊँगा। तो कभी कभी आपको कोई चीज़ बोर लग सकती है, लेकिन आप पेशेंस रख के सुनिए, क्योंकि हो सकता है आप ही का कोई भाई बहन देख रहे हो जिनको ना पता हो ये पर्टिकुलर बात, तो उनको भी पता चल जाएगा और आपका भी रिवाइज हो जाएगा। तो इसलिए सब कुछ सुनिए। ठीक है, तो कमेंट क्यों यूज़ किए जाते हैं। कमेंट अक्सर यूज़ किए जाते हैं अपने कोड को एक्सप्लेन करने के लिए। हम अपने लिए भी उसको अपने खुद के याद रखने के लिए भी हम कमेंट लिखते हैं, और कई बार हम दूसरे डेवलपर्स भी, क्योंकि
एक कोड बेस बहुत बड़ा बड़ा भी होता है, उसके ऊपर हम टीम्स में काम करते हैं, तो दूसरे डेवलपर भी हमारे लिखे हुए कोड को ठीक से समझ सकें, तो कई बार कमेंट ऐड किए जाते हैं, ठीक है, रीडेबल बनाने के लिए कोड को। एक चीज़ हमने ये समझ ली। तो कमेंट दो तरह के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट होते हैं, मल्टी लाइन कमेंट होते हैं, दोनों को देख लेते हैं। तो ये मैं अपने पहले वाले उसी एग्जाम्पल के ऊपर आ गया। अगर मैं जैसे अभी 2 बार लिखा हुआ है, 2 बार प्रिंट कर रहा था, ये देखो मैं फिर से करके दिखाता हूँ, हम क्लियर करते हैं स्क्रीन को। मैंने किया, देखो 2 बार ये इसने प्रिंट किया, हेलो कोडर्स हेलो कोडर्स। अगर मैं ऐसा करूं कि इसे नीचे वाले को कमेंट कर दूं, कैसे कमेंट किया मैंने, 2 बार / लगा दो, कमेंट हो जाता है कोड, और मैंने इसे सेव कर दिया। और जिस चीज के साथ ये 2 बार लगा दिया, देखो आईडी ने क्या किया हमारे, यानी VS कोड ने इसको ब्लर कर दिया, एक तरह से इसे इस तरह का कर दिया कि ये हाईलाइटेड नहीं रहा, ये हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे इसको मिटाया गया हो। एक तरह से ये सिर्फ ह्यूमन के लिए बचा, हम इसे पढ़ सकते हैं। बाकी जिस टाइम ये फाइल नोड के पास जाएगी, वो इंटरप्रेटर, यानी समझ रहे हैं, जिस टाइम ये फाइल इंटरप्रेटर के पास जाएगी रीड होने के लिए, तो वो इसको रीड नहीं करेगा, ठीक है, तो वो सिर्फ इसको रीड करेगा। जैसे मैंने किया, देखो इसने एक ही बार प्रिंट किया, जबकि 2 बार लिखा है, लेकिन एक को हमने कमेंट कर दिया है। अगर मैं इसको भी कमेंट कर दूं ऊपर वाले को, तब ये क्या प्रिंट करेगा, चलो देख लेते हैं। ये देखो इसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया, ठीक है। इतना समझ पा रहे हैं आप, मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई। तो ये हटा देते हैं कमेंट दोनों के। अब क्या करते हैं, अब आप कहेंगे कि सर आपने तो कहा था एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ करते हैं कमेंट, याद रखने के लिए कोई चीज़। तो मैं यहाँ एक लाइन लिखता हूँ, दिस इज अ कंसोल लाइन, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ या ऐसे लिखता हूँ, दिस लाइन इज प्रिंटिंग हेलो कोडर्स। मैंने ये लिख दिया कि ये जो लाइन है मेरी, ये हेलो कोडर्स प्रिंट कर रही है। और सपोज नीचे वाली जो लाइन है, मैं इसको कुछ और कह देता हूँ, इसको मैं हेलो डेवलपर्स कर देता हूँ, ठीक है, ये डेवलपर्स का प्रिंट कर रही है। तो अच्छा, सेकंड लाइन क्या कर रही है, दिस लाइन इज प्रिंटिंग हेलो डेवलपर्स, ठीक है। अब हमने क्या किया, अगर अब कोई भी उसने मान लिया किसी को नहीं पता, किसी को बहुत कम आता है, अगर आप उसको ये दिखा देंगे, उसे बेसिक इंग्लिश भी आती है, तो वो देखकर समझ जाएगा कि हाँ कमेंट में लिखा है। और कमाल की बात क्या है, ये जो लाइन है अगर ये कमेंटेड नहीं होती, आप ऐसे ही लिख देते हैं, तो ये कोड आपका चलेगा नहीं, ये एरर देगा। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये पहले देखो इसमें रेड हो गया, फाइल रेड होगी, पूरी दिख नहीं रहा। देखो मैं कमेंट दिखाता हूँ, ऐसे अगर आप लिख देंगे, आप सोच रहे होंगे कि यार ऐसे क्यों नहीं लिख सकते, मैं / ही क्यों लगाऊँ। देखो मैं ये फाइल अब मैं ये चलाता हूँ कोड, इसने मुझे एरर दे दी, इसने कहा है कि इसमें ऐसे ही लिख दिया आपने, क्योंकि ये इसको नहीं समझता ये क्या है, उसके लिए तो ये ऐसे ही रैंडम टेक्स्ट लिख दिया आपने। हाँ console.log और इसके अंदर ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में अगर आप लिखते हैं तो इसे लगता है कि प्रोग्राम है, नहीं तो वो समझता है कि यार ये क्या लिख दिया, उसकी समझ से बाहर हो जाती है बात। तो मैं कह रहा हूँ उसे कि तुझे ये समझने की ज़रूरत ही नहीं है, तू बस ये पढ़, ठीक है। इंटरप्रेटर को मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई तुझे ये जो मैंने लिखा है, ये कमेंट है, ये मैंने इंसानों के लिए लिखा है, वो पढ़ लेंगे खुद ही से, तेरे लिए ये है ही नहीं, तेरे लिए तो ये है, तू ये पढ़। तो ये कमेंट को क्या करता है, ये इग्नोर करता है, वो समझ लेता है कि ये मेरे लिए तो नहीं है, ये तो इंसानों के लिए है, और जो चीज़ इंसानों के लिए होती है उसको ये रीड नहीं करता, ठीक है। अब मैं इसे सेव करके फिर से रन करता हूँ। देखो पहले हम क्लियर करते हैं, मैंने इसको रन किया, देखो इसने क्या किया, हेलो डेवलपर्स हेलो कोडर्स, इसने इसको भी स्किप कर दिया और इस लाइन को भी स्किप कर दिया। सिंपल ये वाली लाइन को पहले इस लाइन को रीड किया, लाइन नंबर 3 को, और फिर 6 को रीड किया, बाकी इन सबको इसने स्किप कर दिया, ठीक हो गया। अब मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है, अब वो समझ लेते हैं। यानी अगर आपको एक कमेंट ऐसा लिखना है, ये तो सिंगल लाइन में लिखा आपने, अगर आपको एक कमेंट ऐसा लिखना है कि जो एक से ज़्यादा लाइनों में आ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है ना, आप एक बड़ा सा आपका एक लॉजिक है, आप उसको डिफाइन करना चाहते हैं,
तो एक तरीका तो ये है कि आप एक और लाइन लगाइए, आप ऐसे कह सकते हैं कि दिस इज़ लाइन 2, ऐसे कर सकते हैं, इसके साथ एक और लाइन लगाइए। तो ये एक तरीका तो ये है, ऐसे भी करते हैं कुछ लोग, ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत रीडेबल नहीं दिखता। इसका एक बेहतरीन तरीका दूसरा है, क्या होता है, मल्टी लाइन कमेंट कैसे यूज़ किया जाता है, ये आप क्या करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, स्टार लगाएंगे, इसके बाद का जो कुछ भी होगा सब कुछ क्या कर दिया जाएगा, कमेंट कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें अब अगर मैं फिर से स्टार और फॉरवर्ड स्लैश ये लगा दूं, अब इन दोनों के बीच में जो कुछ भी लिखा जाएगा, चाहे जितनी भी लाइनें हों, फॉरवर्ड स्लैश और स्टार, फिर उसके बाद स्टार फॉरवर्ड स्लैश, ऐसे अब इनके बीच में जो कुछ भी लिखा जाएगा, जैसे दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2, दिस इज लाइन 3, मतलब कितना भी लंबा आप कहीं तक भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ये कहाँ जाएगा, सब कुछ ये चला जाएगा हमारा कमेंट में। इसके अंदर ये क्या है, ये मल्टी लाइन कमेंट है। मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हमने कमेंट समझ लिया, इस फाइल को हम नाम दे देते हैं कमेंट्स का। हम हर फाइल को नाम देते जाएंगे ताकि आसान हो जाए, ठीक है। ये यहीं छोड़ देते हैं, कमेंट्स वाली फाइल है। तो हमने दोनों तरह के कमेंट समझ लिए। अब समझते हैं वेरिएबल, हाईली इंपॉर्टेंट है, बहुत फोकस से समझिए, ठीक है। क्या होते हैं जी वेरिएबल, वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर, किसी भी डेटा वैल्यू को, क्या होती है डेटा वैल्यू, कोई नाम हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, ठीक है। तो इनको अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो कहाँ स्टोर करेंगे, वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं, ठीक है। कंटेनर टाइप होते हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं जैसे एक कंटेनर है, ये मान लिया इसका नाम कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हमने वेरिएबल 1 रखा है, इसका नाम सपोज ए है, ए भी हो सकता है। इसके अंदर एक वैल्यू आ सकती है 4, ठीक है। 4 को निकाल के बाहर करें और उसके बाद 3 डाल सकते हैं, ठीक है। फिर 3 के बाद 3 को फिर हमसे बाहर फेंक दें, उसके बाद इसके अंदर 1 डाल सकते हैं। यानी आप ऐसे समझिए जैसे एक ग्लास होता है, उसके अंदर आपने पहले पानी डाला, पानी उससे निकाला, फिर उसके अंदर दूध डाल दिया, फिर आपने दूध पी लिया, फिर आपने वापस धोया, फिर जूस डाल दिया। यानी आप उसका लगातार इस्तेमाल किए जा रहे हैं अपने काम करने के लिए, कभी दूध पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी आप उसको जूस पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह से हम वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे एक और छोटा सा एग्जांपल लिया है, जैसे ये कंटेनर है, इस कंटेनर का नाम क्या है, कंटेनर मतलब सिंपल एक खाली बॉक्स है ये, इस बॉक्स का नाम हमने रखा नाम का एक कंटेनर बनाया और इसके अंदर हमने एक नाम डाल रहे हैं हम सामिया। ऐसे हम कोई और भी नाम डाल सकते हैं, जैसे एजाज डाल सकते हैं, आयजा डाल सकते हैं, कोई भी एक नाम इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब समझिए वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है जी। वेरिएबल डिक्लेरेशन, जब वेरिएबल को बनाया जाता है, बनाने की इस प्रक्रिया को वेरिएबल को डिक्लेयर करना कहते हैं। सिंपल, जब एक वेरिएबल को बनाया जाता है, उसको डिक्लेयर करने की या बनाने की इस प्रक्रिया को वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को बनाने के 3 तरीके होते हैं, ठीक है। यानी जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करने के 3 तरीके होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो 3? पहला तरीका होता है वेर, जो कि ओल्डर तरीका है, पहले इसे इंडस्ट्री में यूज किया जाता था, अब नहीं यूज किया जाता है, इसलिए इसके ऊपर लिखा है मैंने इन ट्रेडिशनल। ये क्या है? ये ट्रेडिशनल तरीका है। अच्छा, ये जितने भी हाइलाइट्स आए इनको आप चाहे नोट कर लीजिए, याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है जावास्क्रिप्ट को वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के जावास्क्रिप्ट में कितने तरीके हैं। आप सिंपल बताइए 3 तरीके हैं और इनके नाम भी आप बताइएगा, मैं वो कवर कर रहा हूँ। तो वेर को यूज़ नहीं करना है, तो आप कहेंगे सर फिर पढ़ा क्यों रहे हैं वेर को? पढ़ा इसलिए रहे हैं क्योंकि कंफ्यूज किया जाता है, इसको यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन इंटरव्यू के दौरान कंफ्यूज जरूर किया जाता है वेर का इस्तेमाल करके। हो सकते हैं कुछ एक्सेप्शनल कुछ ऐसे प्लेसेस जहाँ पे आपको इसका यूज़ करना पड़े, लेकिन ज़्यादातर इसका यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम और समझेंगे वेर को, अभी प्रैक्टिकल देखेंगे जब, ठीक है। दूसरा तरीका होता है डिक्लेरेशन का लेट।
लेट क्या होता है जी? लेट ES6 इसका एक वर्जन आया था जावास्क्रिप्ट का, जो कि आजकल फुल ट्रेंड में है, इसी का इस्तेमाल किया जा रहा है सारे ही फ्रेमवर्क में काम करने के लिए। ठीक है, जो चीज़ें थोड़ी सी डिफिकल्ट लगे, ES6 क्या है, क्या कह रहे हैं सर, आप ना थोड़ा सा बस सब्र रख के वीडियो पूरा देखिएगा, आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये ब्लॉक स्कोप होते हैं। अब आप कहेंगे सर ब्लॉक स्कोप क्या होता है, ये मैं समझाऊंगा आगे चल के, ब्लॉक स्कोप क्या होता है, ब्लॉक भी दिखाऊंगा कैसे होते हैं ब्लॉक, जिसका स्कोप इसमें समझा जाता है। ठीक है, बस आप याद रख लीजिए, ये ब्लॉक स्कोप होता है, ये फंक्शनल स्कोप होता है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कहीं, ये लिखा है देखो, ये फंक्शनल स्कोप है। ठीक है, वेयर होते हैं फंक्शन स्कोप, लेट होते हैं ब्लॉक स्कोप। ठीक है, और इनको रीडिक्लेयर नहीं किया जा सकता, ये हाईली इंपॉर्टेंट बात है याद रखने की, इनको रीडिक्लेयर नहीं किया जा सकता। जबकि वेयर के थ्रू जब वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं, यहां इनको रीडिक्लेयर भी किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, ये तीसरा तरीका है वेरिएबल बनाने का, ये होता है कॉन्स्ट। ठीक है, कॉन्स्ट भी ES6 में इंट्रोड्यूस हुए थे, ये एक वर्जन है जावास्क्रिप्ट का ES6 बेसिकली, तो इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था कॉन्स्ट को भी। ये भी ब्लॉक स्कोप होते हैं, प्लस इनको भी रीडिक्लेयर तो किया ही नहीं जा सकता, इनको वैल्यू भी रीअसाइन नहीं की जा सकती। अब आप कहेंगे ये क्या है, ये भी अभी देखेंगे, रीअसाइन नहीं इनको वैल्यू की जा सकती। कुछ कुछ चीज़ें आपको नहीं लग सकती हैं, अगर आप जावास्क्रिप्ट में बिल्कुल नए हैं या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नए हैं, आपको नई लग रही होंगी, अभी हम जब प्रैक्टिकल देखेंगे तब सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम प्रैक्टिकल पे चलते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं जिसका नाम हम रखते हैं variables.js। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कमेंट लिखते हैं। कमेंट में हम क्या लिखेंगे, डिक्लेयर अ वेरिएबल। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, मैंने वेर और मैंने नम, ये मैंने एक वेरिएबल बना दिया। ठीक है, देख पा रहे हैं आप, यानी मैंने पहले एक कमेंट लिखा ताकि ये बताने के लिए भाई मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, डिक्लेयर अ वेरिएबल। ठीक है, नंबर नाम का मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब मैं क्या करता हूं, अच्छा ऐसा लिखना हमेशा जरूरी नहीं है, मैंने बस इसलिए लिखा ये ताकि आपको कमेंट भी याद रहे। मेरी कोशिश ये है कि आपको सारी चीजें याद रहें और सब कुछ आप अपने कोड में इस्तेमाल करते हुए चलो। मैं पहले जितनी चीजें पढ़ाता जाऊंगा, जितनी चीजें हम पीछे पढ़ते जाएंगे, वो सब कुछ अपने आगे के कॉन्सेप्ट्स में हम यूज करते जाएंगे। जैसे हमने पहले कमेंट्स को पढ़ा है, तो हमने कमेंट का तुरंत इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, अब क्या किया, वेरिएबल ये हमारा डिक्लेयर हो गया वेर के थ्रू, इसको एक वैल्यू असाइन करते हैं। अब ये डिक्लेरेशन हुआ, अब दूसरी चीज, एक दूसरा स्टेप करते हैं, असाइनमेंट। मैं क्या करता हूं, नम को वैल्यू दे देता हूं, मान लिया 3। अब मैं क्या करता हूं, console.log, और इसके अंदर मैंने क्या किया, ये नम को मैंने प्रिंट कर दिया। ठीक है, और अब मैं क्या करूंगा, मैं ये किया मैंने सेव, और मैं इस प्रोग्राम को फिर से चलाता हूं। अब इस फाइल का क्या नाम है मुझे वही बताना पड़ेगा, पहले मैं क्लियर कर लेता हूं अपनी विंडो को। अब ये फाइल का नाम मुझे बताना पड़ेगा, क्या नाम है फाइल का मेरी, variable.js। ठीक है, तो अब मैं इसे कमांड देता हूं, सिंपल node variables.js। क्या प्रिंट किया जी इसने, 3 प्रिंट कर दिया। ठीक है, अगर मैं इसको 3 की जगह 33 कर दूं, ये देखने के लिए क्या सच में मेरा कोड यही काम कर रहा है। ठीक है, तो मैंने फिर से प्रिंट किया, इस बार इसने क्या प्रिंट किया, 33। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हमारा वेर के थ्रू हुआ। अब समझते हैं लेट के थ्रू। लेट के थ्रू हम वेरिएबल बना सकते हैं। इसमें मैंने क्या, num2 num1 इज इक्वल्स टू मान लिया 1 1। ये क्या है, ये मैंने लेट के थ्रू बनाया। ठीक है, मैं इसको भी सेम तरीके से एक वैल्यू असाइन कर सकता हूं, और मैं ये असाइन इसको सीधा देखो मैंने यहीं कर दिया। 2 तरीके हैं, एक तो पहले हमने डिक्लेयर किया, फिर हमने इसको असाइन की वैल्यू। सेम तरीके से हम यहां भी कर सकते हैं, मैं पहले इसको डिक्लेयर कर दिया, फिर मैं num1 को एक वैल्यू जो है असाइन कर दी, मैंने मान लिया 44 असाइन कर दिया मैंने। ठीक हो गया।
फिर मैंने क्या किया, इसको मैं कंसोल कर सकता हूँ। ये असल में मेरा कंसोल डॉट लॉग, और मैंने क्या किया num1, ठीक है। अब क्या वैल्यू प्रिंट होगी, देखो एक तो इसकी वैल्यू आएगी 33, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी आएगी 44। मैं मान लिया इसको करूँगा ये क्या हुआ, वेरिएबल की वैल्यू इसकी प्रिंट हुई 44। मैं इसको अगर इसको कमेंट कर देता हूँ, सपोज ये मैंने इसको कमेंट कर दिया ऊपर वाले को, अब मैं नीचे वाले को रन करूँगा। बस पहले इसको क्लियर कर देते हैं। अब देखो अब इसकी वैल्यू क्या आई, 44। समझ आई बात, ठीक है। एक तीसरा तरीका होता है, तीसरा तरीका क्या होता है, कॉन्स्ट के थ्रू। कॉन्स्ट, और मान लिया मैंने ये नेम ले लिया, एक नेम है, ये स्ट्रिंग टाइप का ले लेते हैं, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, ऐसे हो सकता है ना। ये डिक्लेरेशन के टाइम पे ही इनिशियलाइज किया जाता है, नहीं तो वैल्यू नहीं लेगा। मान लिया मैं क्या करता हूं, ऐसे दे देता हूं, ये मैंने डिक्लेयर कर दिया और फिर मैंने नेम को वैल्यू असाइन की मैंने, चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि ये जब डिक्लेयर किया जाता है उसी टाइम वैल्यू असाइन की जाती है इसको। कॉन्स्ट के साथ ये दिक्कत है। देखो मैं अभी अगर इसको रन भी करता हूं, ये रन भी नहीं होगा, एरर दे रहा है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ऐसे नहीं चलेगा। तो कैसे चलेगा, ये कह रहा है कि जिस टाइम असाइन कर रहे हो, डिक्लेयर कर रहे हो ना, उसी टाइम एक वैल्यू भी असाइन कर दो। मैंने इसको कह दिया मेरा नाम है एजाज, और ये इसने वैल्यू ले ली, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब करता हूँ इसको कंसोल डॉट लॉग, और ये नेम क्या है, ये वाला नेम। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, ठीक है। ये क्या, ये देखो एजाज प्रिंट कर रहा है ना, ऐसे करता है। तो अब हमने ये तीनों समझ लिए। और अच्छा, इनकी वैल्यू में फर्दर चेंज कर सकता हूँ। जैसे एक और चीज़ समझते हैं छोटी सी। देखो अब हम इन सारों को एक साथ रन करते हैं। अच्छा ये कमेंट ही रहेगा ना। अब इन सबको रन करते हैं, सबका कंसोल लिखा हुआ है देखो ना। हम क्या करते हैं, इन सबको एक साथ रन करते हैं। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इसकी वैल्यू ये सबसे पहले ये प्रिंट हुआ, फिर दूसरे हमारा 44 प्रिंट हुआ देखो, फिर तीसरा हमारा एजाज प्रिंट हुआ। ये क्या है, स्ट्रिंग। तो ये तो बात हुई इसकी। अब अगर मैं इनकी वैल्यूज़ बाद में मान ले चेंज करता हूँ, नम को मैं एक वैल्यू दे देता हूँ, नम इज इक्वल्स टू 55, है ना। 55 दे दिया मैंने नम को, और num1 को सपोज मैं दे देता हूँ 66 मैंने इसको दे दिया, ठीक है। अब मैं प्रिंट करता हूँ, ठीक है। देखो इसने क्या किया, वैल्यू रिप्लेस कर दी। पहले ये डिक्लेयर हुआ, यहाँ तक इसके पास कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ इसमें 33 था, फिर इसने 55 डाल दिया। 33 को ये क्या करेगा, निकाल के फेंक देगा, और इसके साथ बस 55 डाल देगा। अब हमने क्या किया, यहाँ 55 डाल दिया। ऐसे ही यहाँ पहले 44 डाला, उसके बाद 44 को रिप्लेस कर दिया 66 से, ठीक है। हमने ये 66 इसमें डाल दिया, लेकिन इसकी वैल्यू हमने सेम रखी। अगर मैं ऐसा करता हूं कि नेम को भी मैं एक दूसरी वैल्यू दे दूं, यहाँ पे नेम इज इक्वल्स टू अली, है ना। एजाज ना दे के मैंने क्या किया, अली दे दिया। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं फिर से प्रिंट करने की कोशिश करता हूं, लेकिन इसने क्या किया, इसने मुझे कहा कि नहीं आपने गलती कर दी। क्या गलती कर दी, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। आप देख पा रहे हैं, हमने पहले ही बताया था कि इसको ना रीडिक्लेयर किया जा सकता, ना इसको रीअसाइन किया जा सकता किसी वैल्यू को, ठीक है। स्कोप रह गया हमारा, स्कोप हम बाद में समझेंगे, क्योंकि स्कोप आपको समझने के लिए थोड़ा सा फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। वो मैं आपको समझाऊंगा बाद में, अभी मैं समझाऊंगा अभी तो आपको बात समझ में आएगी नहीं। तो इसलिए स्कोप हम छोड़ के चल रहे हैं, जब हम आगे जाएंगे ट्यूटोरियल में तब हम समझ लेंगे,
ठीक है, अभी के लिए वेरिएबल को इतना ही रखिए बस, है ना। अब समझते हैं डेटा टाइप्स के बारे में। डेटा टाइप्स क्या होता है? देखो भाई, डेटा टाइप्स ऐसे समझिए, जितना भी डेटा होता है उसको टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये कॉन्सेप्ट होता ही है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे आप डेटा नंबर्स के टाइप का हो सकता है, टेक्स्ट के टाइप का हो सकता है, ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, अलग अलग देखेंगे, सबको अलग अलग समझेंगे। अच्छा, एक बात आपको याद रखनी है, जावास्क्रिप्ट जो है वो लूजली टाइप लैंग्वेज है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है ये बात, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली असाइन अ डेटा टाइप। कई बार क्या होता है, जब जैसे जैसे डेटा बदलता है उसके अंदर वैल्यू बदलती है, ऑटोमेटिकली क्या करता है जावास्क्रिप्ट, ऑटोमेटिकली असाइन कर देता है उसको वही डेटा टाइप जिस टाइप की वो वैल्यू होती है। ये भी हम प्रैक्टिकली देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पुराने वाला एग्जांपल है, इससे हम थोड़ा सा बाहर निकल जाते हैं। अब हम एक बनाते हैं डेटा टाइप नाम की फाइल, ठीक है। इसे आपको थोड़ा सा इसका चलाना प्यारा है। देखो यहाँ एक प्लस साइन ये होता है, इससे फोल्डर बन सकता है नया अगर हम बनाना चाहते हैं, और अगर हम एक नई फाइल बनाना चाहते हैं इस वाले से नई फाइल बनती है। तो मैं क्या करता हूँ, डेटा अंडरस्कोर टाइप, ठीक है। फाइल नेम के बीच में जो है स्पेस ना होना चाहिए। सबसे पहले हम टाइप समझते हैं। तो इसके अंदर हम सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं लेट का यूज़ करके, लेट एक्स, ये एक्स नाम का हमारा वेरिएबल हो गया, और एक्स की वैल्यू दे देते हैं एक्स इज इक्वल्स टू 100। अब ये कहेंगे, ये इक्वल नहीं असाइन होता है बेसिकली, है हमने एक्स को वैल्यू असाइन कर दी क्या, 100। तो कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर हम डाल देते हैं एक्स को, और ये मैं कर देता हूँ। तो चलिए यहाँ कमांड लिख देते हैं, नोड डेटा अंडरस्कोर टाइप डॉट जेएस, ये फाइल के लिए। अब इसने क्या प्रिंट कर दिया हमें, 100। मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ इसकी वैल्यू ना मुझे पता चले, मुझे इसकी वैल्यू के साथ साथ मुझे ये भी जानना है कि ये किस टाइप की वैल्यू है, ठीक है। ये कैसे जानते हैं हम, एक फंक्शन होता है टाइप ऑफ, टाइप ऑफ को हम कॉल करेंगे सीधा, और ये मुझे पता चल जाएगा कि ये किस टाइप की है। तो टाइप ऑफ के साथ मैंने क्या किया, ये लिख दिया, और इस बार मैंने फिर से ये किया। ये क्या कह रहा है, देखो पहला इसने ये प्रिंट किया 100, और फिर इसने इसका टाइप प्रिंट किया नंबर। बात समझ में आ गई। अब हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि ये जो हमारा रहता है कि ये लूजली टाइप क्या है, ये लूजली टाइप का मतलब ये होता है कि पहले तो मैंने इसे वैल्यू दी 100, तो इसने मुझे ये प्रिंट करके दे दिया। अब इसके बाद मैं यहां इसकी वैल्यू बदल देता हूं, ठीक है, यहां तक तो बात ठीक है। अब क्या करता हूं, एक स्ट्रिंग दे देता हूं, एक्स की वैल्यू क्या देता हूं, इंडिया, ठीक है। ये क्या किया हमने, इंडिया लिख दिया। अब इसकी वैल्यू एक्स की क्या होगी, इंडिया, ठीक है। अब हम फिर से कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग यानी प्रिंट करते हैं, और मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने फिर से एक्स को लिख दिया, ठीक है। हमारा एक्स इसमें आ गया। इसके बाद मैंने कहा कि साथ साथ मुझे ना इसका टाइप भी बता देना, तो ये टाइप और बता दिया इसने, टाइप ऑफ एक्स। मैं यहां भी यही बात पूछ रहा हूं, और यहां मैंने इसी एक्स के अंदर कहा कि 100 को तो निकाल के फेंक दो और बस इंडिया नाम का जो वर्ड है इसको डाल दो, ठीक है। ये मैंने इसको कहा, आप 100 को निकाल दीजिए, 100 को रिप्लेस कर दिया हमने इंडिया से। और अब इसके बाद ये कंसोल डॉट लॉग होगा, और उसके बाद टाइप ऑफ, ठीक है। चलिए अब सेव करते हैं, और मैं इसको चला देता हूं। अब देखो यहां पे क्या हुआ है, इंटरेस्टिंग। सबसे पहले कंसोल हुआ, ये यहां पे ये लाइन प्रिंट हुई, लाइन नंबर 4। यहां पे इसने क्या किया, 100 प्रिंट कर दिया, ठीक है। ये वाला, ये 100 प्रिंट किया, ठीक है। उसके बाद इसने टाइप बताया इसका कि यहाँ वेरिएबल का टाइप क्या है। इसने कहा वेरिएबल है जी आपका ये नंबर के टाइप का। फिर इसी वेरिएबल में, अब क्योंकि इसने यहां तो इसे नंबर कह दिया, कमेंट लिख देता हूं, ये यहां पे क्या है, टाइप क्या है वेरिएबल का, नंबर टाइप है, ऐसे लिखते हैं हम कमेंट। यहां पे क्या है इसका टाइप, नंबर, और वैल्यू क्या है, यहां पे इसकी वैल्यू लिख देता हूं, वैल्यू क्या है इसकी, 100, ठीक हो गया।
अब यहां आते हैं, यहां इसकी वैल्यू क्या होगी, यहां इसकी वैल्यू है इंडिया, क्योंकि इंडिया हमने ये इंडिया नाम, ये स्ट्रिंग हमने इसके अंदर डाल दी वेरिएबल के अंदर, लेकिन ये देखो यहां पे इंडिया आ रहा है। उसके बाद इसका टाइप क्या हो गया बदल के, जबकि वही एक्स है ये, उसका टाइप बदल के क्या हो गया, स्ट्रिंग है। नहीं कमाल, ये स्ट्रिंग है, ये किसी भी लैंग्वेज में नहीं और होता। ठीक है, आप सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये जो ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस हैं इनके अंदर कभी नहीं आप ये चीज देखोगे। तो इसे लूजली टाइप्ड कहते हैं। तो लूजली टाइप है ये, यानी स्ट्रिक्ट नहीं ये रहता, ये वेरिएबल की जो टाइप है वो चेंज कर देता है उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग। ये नहीं कहता कि यार मैं तो पहले नंबर था, मुझे तो नंबर ही का टाइप चाहिए। जबकि हमें कुछ कुछ इसकी एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो हम समझेंगे डिसएडवांटेजेस को कैसे ओवरकम किया जाता है, और एडवांटेजेस का फायदा तो खैर उठा ही सकते हैं आप अभी से। ठीक हो गया। तो यहां इसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू तो इंडिया है, तो यहां इसका टाइप क्या है, यहां इसका टाइप है स्ट्रिंग। तो मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आई होगी, जावास्क्रिप्ट लूजली टाइप क्यों है, और ये लूजली टाइप का मतलब क्या होता है, और ये कैसे काम करता है, ये बात हमने समझ ली। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देख लेते हैं डेटा टाइप्स के बारे में। जावास्क्रिप्ट में दो तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, नंबर 1 पे आते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, और सेकंड वन नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है, तो सबसे पहले प्रिमिटिव डेटा टाइप्स देखते हैं कौन से होते हैं। जैसे नंबर, ठीक है, नंबर में दो तरह के नंबर हो सकते हैं, एक इंटीजर हो सकते हैं, दूसरे फ्लोटिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। इंटीजर उसको कहते हैं, जैसे ये 2 है, ये इंटीजर है, ये 7 है, ये भी इंटीजर है। फ्लोटिंग पॉइंट कैसे होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट्स उन्हें कहते हैं जब कोई वैल्यू उनके पॉइंट में भी हो, जैसे 2 पॉइंट सपोज 0.5, ये क्या है, ये फ्लोटिंग नंबर है। ठीक है, जब वैल्यू पॉइंट में भी होती है। अभी प्रैक्टिकल देखेंगे हम, तो हम बनाते हैं नंबर डॉट जेएस। नंबर डॉट जेएस में हम सबसे पहले एक नंबर बनाते हैं लेट का यूज़ करके, लेट नम इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब मैं करूँगा कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और मुझे इसके अंदर नम को प्रिंट करना है, दैट्स इट। ठीक है, क्या होगा, ये एक नंबर को प्रिंट करेगा। मैं क्या करता हूँ, नोड नंबर डॉट जेएस, ये मैंने किया, इसने 10 प्रिंट कर दिया। सपोज अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसका टाइप क्या है। ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग टाइप नम। ठीक है, अगर मैं ये करूँगा तो ये मुझे इसका टाइप भी देगा साथ में। देखो, इसने कहा कि ये 10 है इसकी वैल्यू, और इसका टाइप क्या है, नंबर। अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट और समझना चाहते हैं, ये तो बात हुई इंटीजर की। ठीक हो गया, हमें पता चल गया इंटीजर को डिक्लेयर कैसे करते हैं, ऐसे डिक्लेयर करते हैं। एक चीज़ और कर सकते हैं हम, यहाँ ऊपर सिर्फ डिक्लेरेशन कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया, इसको सिर्फ डिक्लेयर कर दिया, और मैं इसे वैल्यू असाइन करता हूँ इसके नीचे। ये मैंने वैल्यू असाइन की, मैं इसके साथ एक कमेंट लिख देता हूँ, डिक्लेयर। ठीक है, विदाउट इनिशियलाइजेशन। हमने यहाँ कोई इनिशियलाइजेशन नहीं किया, सिर्फ डिक्लेयर किया। ठीक है, इसके नीचे मैंने क्या किया, इनिशियलाइज किया, है ना। विद अ वैल्यू। ठीक है, यहाँ हमने इनिशियलाइजेशन कर दिया। ठीक है, मैं ये ना बाकी का काट देता हूँ ताकि आपको याद रहे, बस सिंपल करना है थोड़ा, चीज़ों को ज़्यादा दिमाग में लगना चाहिए, है ना। सिंपल करना है मुझे आपके लिए चीज़ों को। तो यहाँ क्या किया, सिंपल मैंने डिक्लेयर किया। उसके बाद क्या किया मैंने, उसके बाद मैंने इनिशियलाइज किया। इनिशियलाइज मतलब वैल्यू असाइन करना किसी वेरिएबल के अंदर। इसके बाद क्या किया, इसके बाद मैंने लॉग किया, कंसोल डॉट लॉग, यानी प्रिंट किया यहाँ पे। फिर मैंने इसका टाइप प्रिंट किया, है ना। ये देखो नम, जैसे मैं टाइप ऑफ लिखता हूँ, और ये मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो, थोड़ा सा आपको इसकी आदत रखो, है ना। अगर मैं इसे ऐसे लिखता हूँ, यहाँ क्या हो रहा है, टाइप ऑफ नाम का एक फंक्शन है, मुझे साफ नजर आ रहा है, और इसके अंदर मैं नम को डाल के कॉल कर रहा हूँ, वो मुझे रिटर्न कर दे रहा है इसका टाइप किस टाइप का है। ये देखो, फिर से मैं अब करता हूँ,
ये देखो इसने मुझे क्या किया, ये दे दिया। ये बात किसकी हुई, इंटीजर की। ठीक है, तो यहाँ ऊपर मैं क्या करता हूँ, इंटीजर लिख देता हूँ। ये क्या है, इंटीजर। ठीक है, ठीक हो गया, ये इंटीजर हो गया हमारा। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब इसके बाद हम फ्लोटिंग पॉइंट्स का देखते हैं। ये है ना हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट, तो फ्लोटिंग पॉइंट कैसे बनते हैं, फ्लोट। ठीक है, ये हमारे फ्लोट हो गए। ठीक है, सिंपल। फ्लोट में क्या किया मैंने, 10.5 ले लिया। ठीक हो गया, यानी 10.5, बिल्कुल सिंपल कहूँ तो। ठीक है, अब वैल्यू ऐसी भी हो सकती है। इंटीजर में कौन सी वैल्यूज होती हैं, जिनके साथ कोई पॉइंट्स नहीं होते, उनकी पॉइंट में कोई भी नंबर लिखा नहीं होता, वो इंटीजर होते हैं, ये फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको भी मैं करना चाहता हूँ सपोज। ठीक है, मैं क्या करूँगा, इसको कंसोल डॉट लॉग डॉट, मुझे जो मैंने फ्लोट नम बनाया है ना, मैं इसको कर लेता हूँ फ्लोट नम। अच्छा, इसका नाम मुझे फ्लोट नम ही नहीं रखना, मैं इसका नाम कुछ भी रख सकता हूँ। जैसे मैं इसका नाम बदल के कर देता हूँ सपोज num 1। ठीक है, ऊपर वाला तो मेरा सिर्फ num है और ये मेरा num 1 है। ठीक है, अब आप सोचेंगे ये मैंने क्या लगा दिया बीच में, ये अंडरस्कोर है। मैं आपको वेरिएबल्स के रूल बताऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा कैसे वेरिएबल के नेम आपको बनाने होते हैं। ठीक है, चलिए प्रिंट करके देखते हैं। मैं ये प्रिंट ये भी कर देगा, इसलिए मैं इसे 1 मिनट के लिए इसको क्या करता हूँ, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब इसको ये इग्नोर करेगा, सिर्फ इस चीज़ को रीड करेगा और ये हमें प्रिंट करके दिखाएगा। अच्छा, मैं इसका टाइप भी देख लेता हूँ, इसका टाइप क्या दिखाता है मुझे, कंसोल डॉट लॉग और टाइप ऑफ num1। num1 को मैं देख रहा हूँ। अब देखते हैं, मैं क्लियर कर देता हूँ। ये देखो इसने क्या दिखाया कि इसका टाइप, ये जो वैल्यू है वो क्या है, वो है 10.5 है ना, और नंबर ये क्या है, ये इसका टाइप है। ठीक है, तो फ्लोटिंग पॉइंट को भी ये टाइप उसका नंबर ही मानता है, यानी जब वैल्यू पॉइंट में होगी उसके तब भी ये क्या कहेगा कि ये नंबर है, और जब वो इंटीजर टाइप का होगा तब भी ये क्या कहेगा, ये नंबर है। इसलिए नंबर ही काउंट किया जाता है बस। ठीक हो गया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं स्ट्रिंग। ठीक हो गया, चलिए स्ट्रिंग बनाते हैं हम। तो स्ट्रिंग में जो हमारा टेक्स्ट होता है उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। जो टेक्स्ट टाइप के वेरिएबल्स होते हैं उनको कैसे लिखा जा सकता है, उनको सिंगल कोट्स के थ्रू भी लिखा जा सकता है, उनको डबल कोट्स के थ्रू भी लिखा जा सकता है, उनको लिटरल्स के थ्रू भी लिख सकते हैं, यानी बैकटिक्स। तीनों को देखते हैं, तीनों तरीके। ठीक है, मैं क्या करता हूं, एक फाइल नहीं बना देता हूं। क्या बनाता हूं, हम बनाते हैं इसको string .js। ठीक है, ये string.js नाम की हमारी फाइल बन गई। हम इसमें सबसे पहले क्या बनाते हैं, हम डबल कोट के थ्रू बनाएंगे, डबल कोट का इस्तेमाल करके बनाएंगे। ठीक हो गया, तो सबसे पहले डबल कोट्स के थ्रू बनाते हैं, डबल। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं यहां पे कॉन्स्ट फुल नेम। ठीक है, और ये मैंने फुल नेम बना दिया अपना एजाज मलिक। ठीक है, अब मैं इसे कंसोल करता हूँ, कंसोल यानी प्रिंट करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और मैं इसके अंदर लिख देता हूँ ये फुल नेम। ठीक है, चलिए देखते हैं करके। मैं क्लियर करता हूँ कंसोल को, नोड और string.js। क्या प्रिंट कर दिया इसने, एजाज मलिक प्रिंट कर दिया। समझ में आ गया आपको, आई होप आ ही गया होगा, है ना। एक काम करते हैं, अब ये तो मैंने फुल नेम लिया था, मैं आपको कॉन्केटिनेशन और बता देता हूँ इसी के साथ, स्ट्रिंग में कॉन्केटिनेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, कॉन्केटिनेशन समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं पूरे को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं क्या करता हूँ, अब एक नया लेता हूँ, लेट फर्स्ट नेम एजाज। ठीक है, लेट लास्ट नेम मलिक। ठीक है, मैंने अलग अलग करके ले लिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ,
अब मैं इसको कंसोल करूंगा, एक साथ मुझे इसे कंसोल करना है सपोज, ठीक है। तो कैसे करूंगा, तो मैं सबसे पहले फर्स्ट नेम लिख लेता हूं यहाँ पे, और इसके बाद मैं लास्ट नेम लिख लेता हूं, ठीक है। हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम आएगी छोटी सी, ठीक है, वो भी देखेंगे। मैंने इसको कर दिया, देखो प्रॉब्लम आई है यहाँ पे, क्या इसके बीच में कोई स्पेस नहीं आया। इसने क्या किया, दोनों स्ट्रिंग को, एक स्ट्रिंग ये है, एक स्ट्रिंग ये है, इसने दोनों स्ट्रिंग को एक साथ जोड़ तो दिया, लेकिन क्या किया, इसके बीच में स्पेस नहीं डाला। अब स्पेस कैसे आ सकता है, ऐसे कर दूं, नहीं ऐसे करके नहीं आएगा, ठीक है। स्पेस लाने का क्या तरीका है, स्पेस लाने का तरीका है एक स्ट्रिंग और डालनी पड़ेगी बीच में जिसमें स्पेस हो। वो कैसे होगा, मैंने ये स्पेस लगा दिया, एक स्ट्रिंग और डाल दी बीच में, और एक प्लस और लगा दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब 3 स्ट्रिंग है यहाँ पे, एक स्ट्रिंग ये है फर्स्ट नेम, एक स्ट्रिंग ये है जिसमें सिर्फ स्पेस है, और एक स्ट्रिंग ये है। अब ये 3 स्ट्रिंग को एक साथ जोड़ेगा, तब ये प्रिंट करेगा। देखो आ गया, ये देखो एजाज मलिक, वो वाली प्रॉब्लम रिजोल्व होगी, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को ऐसा भी हो सकता है कि मुझे अलग अलग ये लिखना पड़े, एक सेंटेंस हो, माई नेम इज एजाज मलिक, सपोज मैं ऐसा लिखना चाहता हूँ, वो मैं कैसे लिखूंगा, ऐसे देखो, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। और इसमें मैं क्या करूँगा, एक स्ट्रिंग बनाऊंगा, माई नेम इज, ठीक है। ये मैंने एक स्ट्रिंग बना दी, माई नेम इज, और इसके बाद स्पेस दे दिया, प्लस अब मैं क्या करूं, फर्स्ट नेम डाल देता हूं अपना, और इसके बाद में प्लस, और फिर मुझे वही करना पड़ेगा, एक स्ट्रिंग और इसमें स्पेस, फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा मुझे, है ना, फिर स्पेस, फिर ये लास्ट नेम, ठीक हो गया। गुड। तो अब अगर मैं इसे प्रिंट करूंगा, क्या प्रिंट होगा, माय नेम इज एजाज मलिक। देखो मैं दिखाता हूं, ये देखो, इसने पहले वो प्रिंट किया ऊपर वाला एज इट इज, ठीक है, एजाज मलिक, और उसके बाद माय नेम इज एजाज मलिक, ठीक हो गया, ये प्रिंट कर दे रहा है। अब क्या होगा, क्या हो अगर ये तो कॉन्केटिनेशन मुझे बार बार देखो कितनी बार यूज करना पड़ा है, यहाँ मैंने प्लस यूज किया है, यहाँ यूज किया है, यहाँ यूज किया है, 4 स्ट्रिंग को जोड़ना पड़ा है ना। थोड़ा सा बढ़ गया ना इसमें काम, मैं चाहता हूँ मुझे काम ना बढ़े और सेंटेंस कितना भी बड़ा हो, बस उसके बीच में वेरिएबल प्रिंट होते जाएं। ये कैसे किया जा सकता है, चलिए ये करते हैं। अब ये है इंटरेस्टिंग। अब ये मैंने कैसे देखा, ये हमने डबल कोट्स के थ्रू देखा, ठीक है। इसमें एक चीज और देख लेते हैं, सिंगल कोट्स के थ्रू क्या होता है। मान लिया मैं, ये मलिक है, मैं इसको क्या करता हूं, ऐसे भी कर सकता हूं, एक डबल कोट से बना देते हैं वेरिएबल हमारा, एक सिंगल कोट से बना देते हैं। अब ये सिंगल कोट के थ्रू भी हो गया। अभी देखो रिजल्ट पे कोई चेंज आता है क्या, पहले क्लियर कर लेते हैं कंसोल ताकि आपको क्लियर दिखे। ये देखो कोई चेंज नहीं आया, एज इट इज। ये डबल कोट के थ्रू बना हुआ है, जबकि ये सिंगल कोट्स के थ्रू बनाया है हमने स्ट्रिंग को, सेम है दोनों बार, है ना, कोई रिजल्ट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम लिटरल्स के थ्रू देखते हैं, प्रिंट करके देखते हैं बस सीधा, अभी हमें समझ में आएगा। क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग और बैकटिक्स, मैंने बैकटिक्स लगा दिया, और फिर मैंने माई नेम इज, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डॉलर डाल दूंगा, ठीक है। डॉलर लगा के मैं ये कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा और इसके अंदर फर्स्ट नेम डाल दूंगा। एक मिनट, एक काम करके दिखाता हूँ, माई नेम इज एजाज, डॉलर नहीं लगाते हम शुरू में, ऐसे करते हैं एजाज मलिक, ठीक है। अब मैं इसे प्रिंट करता हूँ, क्या प्रिंट करेगा, इसमें मैंने बैकटिक्स लगाए हैं। बैकटिक्स कहाँ होता है, ये टैब के जस्ट ऊपर होता है, शिफ्ट के साथ आप दबाएंगे तो बैकटिक्स, नहीं बिना शिफ्ट के ही आ जाता है, ये तो ऊपर होता है इसके टैब के, है ना। तो अब मैं इसे प्रिंट करूंगा, अगर ये स्टैटिक प्रिंट कर देगा, ठीक है।
देखो ये ऐसे एजाज मलिक ऐसे प्रिंट कर दिया इसने। अगर मैं मलिक को यहाँ अहमद कर दूं, AHMAD, ये मैंने अहमद कर दिया, अभी क्या होगा देखो, ऊपर वाला एजाज अहमद है, नीचे वाला एजाज मलिक है। क्यों है ऐसा? क्योंकि जहां जहां इसने ये लास्ट नेम, जहां जहां वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे थे वहां तो ये आ रहा था, लेकिन बैकटिक्स में मैंने सीधा लिख दिया, अब ये चेंज नहीं हो रहा, तो ये तो प्रॉब्लम है। ठीक है, अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, बैकटिक्स में सबसे अच्छा तरीका होता है, मैं ये कॉन्केटेनेशन ये वो सब कुछ यूज नहीं करना होता, आप सीधा सीधा डॉलर यूज करेंगे। आप क्या करेंगे इसमें, जैसे मैं पहले ये एजाज के लिए लगाता हूँ फर्स्ट नेम, ये मैंने हटाया और मैंने ये डॉलर, और डॉलर साइन के बाद मैंने ये किया और इसे मैंने फर्स्ट नेम, ठीक हो गया, और ये डॉलर को मैं ये, ठीक हो गया। अब मैं मलिक को भी हटाना चाहता हूँ, ठीक है, इससे क्या होगा, इससे मेरा ये आ जाएगा। अब मैं मलिक को भी हटाना चाहता हूँ तो डॉलर, और उसके बाद डबल हो गया ये डॉलर, ठीक है, उसके बाद लास्ट नेम, ठीक है। अब मैं अगर प्रिंट करूंगा, देखो इसके अंदर कोई कॉन्केटिनेशन नहीं है, इसके अंदर कोई प्लस साइन नहीं हमने यूज किया। ये सिंपल तरीका होता है, कितना ही बड़ा सेंटेंस हो, पैराग्राफ हो, उसके अंदर अगर हमें वेरिएबल्स को इस्तेमाल करना है तो सिंपल उसके अंदर हम क्या करते हैं, डॉलर और ये ब्रेसेस लगाते हैं और ये लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों को ना ये बातें बड़ी छोटी लग सकती हैं, तो मुझे लगता है कि आप पेशेंस रखिए, आपके लिए बड़ी कॉम्प्लेक्स भी चीज़ें आएंगी इसमें। बस ये मैं स्टार्टिंग से लेके चल रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ आपको ज़ीरो आता है, इसलिए मैं आपकी हर एक चीज़ रिवाइज कराना चाहता हूँ, तो इसलिए आप समझते चलिए। मैं फिर से ये करके देखूंगा, देखो इसने क्या किया, इसने बेहतरीन दे दिया। सबसे पहले ये वाली लाइन प्रिंट हुई हमारी जिसमें इसने बताया एजाज मलिक, उसके बाद ये वाली लाइन प्रिंट हुई हमारी, ठीक है, इसमें कॉन्केटिनेशन के थ्रू इसने एजाज अहमद प्रिंट किया, और उसके बाद ये वाली लाइन प्रिंट हुई, इसमें इसने विदाउट कॉन्केटिनेशन बिल्कुल ये डॉलर का साइन यूज किया, और इसे लिटरल्स कहते हैं। बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है, ES6 के अंदर इंट्रोड्यूस हुई थी। ES6 क्या है, ये जावास्क्रिप्ट का एक वर्जन है जो कि सबसे ज़्यादा यूज होने वाली चीज़ है ना। तो आप अच्छे से समझते चलिए सारी चीज़ों को, हाईली इंपॉर्टेंट है ये। तो हमने तीनों चीज़ें देख ली, स्ट्रिंग की भी। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं बूलियन, ये क्या चीज़ है। बूलियन क्या होता है, इट रिप्रेजेंट लॉजिकल वैल्यू। लॉजिकल वैल्यू मतलब ट्रू या फिर फॉल्स, ठीक है, लॉजिकल वैल्यूज ट्रू या फॉल्स। जैसे आपने कुछ सवाल आपने देखे होंगे जिनके जवाब हाँ या ना में होते हैं, या तो वो सही होते हैं या गलत होते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप किसी शहर का नाम लेके कि आप देहरादून में रहते हैं, आप या तो कहेंगे हाँ या फिर ना, ठीक है, यस या नो होता है इनका। तो इस तरह की जगहों पे ज़्यादातर इस्तेमाल होता है ट्रू फॉल्स का, और बहुत बहुत सारा यूज है ट्रू फॉल्स का, वो हम देखेंगे। चलिए प्रैक्टिकल देख लेते हैं इसका। तो ट्रू फॉल्स के लिए भी मैं एक वेरिएबल अलग से एक फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ, क्या रखें, बूलियन रख लेते हैं इसका नाम, boolean.js, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मैं लेट के थ्रू मान लिया, इसमें लेट और लेट के अंदर मैं डालता हूं x, ठीक है, और इसको मैंने कर दिया डिक्लेयर। अब मैं क्या करता हूं, इसको असाइन करते हैं, अब x को एक वैल्यू असाइन कर देते हैं, x असाइन करते हैं इसको, सपोज हम ट्रू, ठीक है, ये x को हमने ट्रू असाइन कर दिया। अब मैं क्या करता हूं, इसको प्रिंट करके देखते हैं। सबसे पहले तो कंसोल अरे यार, console.log, और इसमें मैंने x डाल दिया, बस सिंपल, ठीक है। मैं इसका टाइप भी देखना चाहता हूँ, ठीक है, इसका टाइप भी मुझे पता चल जाए। चलिए मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। अब हम देखेंगे नोड के साथ मुझे चलाना है boolean.js, ठीक है, ये फाइल। अब इसने कहा कि इसकी वैल्यू जो है ट्रू है, जो हमने इसमें ट्रू डाली थी, और इसका टाइप क्या है, देखो बूलियन है, देख पा रहे हैं आप, गुड। तो
अगर मैं इस वैल्यू को फॉल्स कर देता हूं, है ना, फॉल्स करके देखते हैं, तब भी इसका टाइप सेम रहेगा क्या? देखो टाइप हमेशा, आप वैल्यू ट्रू दो या फॉल्स, इसका टाइप रहेगा हमेशा बूलियन, है ना, और वैल्यू इसके अंदर चेंज हो जाएगी जो भी आप डालेंगे। ठीक है, इसका काफी यूज होता है, हम आगे जाके से समझेंगे। अभी बस इतना समझ लीजिए कि ये वेरिएबल होता है ना, ये एक तरह का डेटा टाइप है बूलियन, जो कि काफी इस्तेमाल में आएगा आगे चल के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नल, अब आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई, नल भी वैल्यू होती है? हाँ, एब्सेंस, है ना, जब आप वेरिएबल में कुछ भी नहीं असाइन करना चाहते हैं तब आप उसे नल कर देते हैं। अब आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई, कुछ नहीं असाइन करना चाहते तो कुछ नहीं करेंगे? नहीं, कुछ नहीं करेंगे तो वो कुछ ना कुछ ले लेगा। कुछ ना कुछ क्या ले लेगा, ये बात हम आगे करेंगे, क्योंकि वो भी एक तरह का टाइप है जो वो ले लेगा, वो एक डिफॉल्ट टाइप होता है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। अभी नल देख लेते हैं। ठीक है, नल कैसे चलता है, तो मैं एक बनाता हूं, यहीं फाइल बनाते हैं, null.js, गजब null.js। ठीक है, नल कैसे होता है, मान लिया मेरे पास एक वेरिएबल है लेट, है ना, मैंने उसे वैल्यू दी हुई थी लेट, और वेरिएबल का नाम है नम, मतलब नंबर है ये, मैंने इसको वैल्यू दी हुई है सपोज 20। ठीक है, मैं करना चाहता हूँ, मेरे पास कोई ऐसी सिचुएशन हुई कि मैं चाहता हूँ यार इसमें वेरिएबल में ना कुछ भी ना रहे। अब आप कहेंगे कैसे, क्या सिचुएशन हो सकती है? देखो मैं, आप ना एक रियल वर्ल्ड में समझो, मैंने जैसे आपको बताया था वेरिएबल लाइक कंटेनर्स, यानी कंटेनर मतलब ग्लास टाइप। आप ऐसे समझ लीजिए, आपके पास एक ग्लास है, ग्लास में आप कभी पानी रखते हैं, पानी पीते हैं, कभी उसके थ्रू आप दूध पीते हैं, कभी उसके अंदर आप जूस भी रख सकते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आ सकता है उसमें आप कुछ भी ना रखें, आप हर चीज से फ्री करके ग्लास को एक साइड में रख दें, है ना, ये सिनेरियो। तो सेम चीज होती है प्रोग्रामिंग में भी, कभी ना कभी एक ऐसा टाइम आ जाता है जब मैं चाहता हूं मेरे वेरिएबल में कुछ भी ना हो, मैं बाद में इसमें कुछ ना कुछ डालूंगा, तो मैं उसे रख लेता हूं अपने पास, है ना। तो ऐसे केसेस होते हैं, तो उसमें हम नल कर देते हैं उसकी वैल्यू। देखो मैं कंसोल करता हूं, console.log, और मैं ये नम को प्रिंट कर रहा हूं। ठीक है, क्या प्रिंट कर देगा ये नल प्रिंट कर देगा, सॉरी ये 20 प्रिंट कर देगा। चलो पहले इससे 20 ही प्रिंट कराते हैं। ऑब्वियसली आप कहेंगे कि सर हाँ इसमें क्या है, ये तो कर ही देगा। मैं करता हूँ null.js, इसने क्या किया, 20 प्रिंट कर दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ इसे नल करना, मैं क्या करता हूँ, यहाँ नम को नम, और मैं इसे नल वैल्यू दे देता हूँ। ठीक है, ये क्या हुआ, मैंने इसे नल असाइन कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, console.log और num, अब देख एक साथ करते हैं दोनों चीजें। अब पहले ये नम देगा, इसने पहले क्या किया, ये नम में 20 है और उसके बाद नल दे दी मैंने से। ठीक है, अच्छा इनके टाइप भी देखते हैं। टाइप यहां कुछ और रहेगा जब इसके अंदर 20 है, और नीचे जाके कुछ और रहेगा। मान लिया ये मैं यहाँ टाइप देखना चाहता हूँ, एक यहाँ लगा देता हूँ टाइप के लिए, और एक मैं टाइप देखना चाहता हूँ, एक मैं यहाँ लगा देता हूँ। दोनों जगह मेरे पास अब कंसोल है। ठीक है, चलिए क्लियर करके दोबारा चलाते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले इसने क्या किया, मुझे ये वाला प्रिंट किया, यहाँ पे क्या था, ये 20 आ गया। उसके बाद इसने ये प्रिंट किया, ये क्या हुआ, नंबर, यहां तक क्या था, ये वेरिएबल नंबर। फिर मैंने इसे नल असाइन कर दिया, तो इसने फिर नल असाइन करने के बाद ये प्रिंट किया। अब इसमें क्या प्रिंट किया इसने, नल। ठीक है, इसके अंदर क्योंकि नल वैल्यू आ चुकी थी। फिर टाइप क्या प्रिंट किया इसने, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब सवाल क्या बनता है, इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, इंटरव्यू में ये पूछ लिया जाता है कई बार कि नल, जब कोई वेरिएबल को नल कर दिया जाता है तो वो किस टाइप का वेरिएबल होता है। तो अक्सर जो बिगनर होते हैं वो उलझ जाते हैं, वो कहते हैं सर नल तो नल टाइप का होगा, है ना। लेकिन ये इतना सीधा नहीं होता। नल क्या होता है, ऑब्जेक्ट टाइप का होता है। अब आप कहेंगे सर ऑब्जेक्ट टाइप का क्यों होता है, क्यों का जवाब काफी कॉम्प्लेक्स है, ये हम आगे समझेंगे। अभी के लिए आप इतना याद रख सकते हैं कि नल जो है ऑब्जेक्ट टाइप का होता है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनडिफाइंड, ये क्या बोला है भाई यार, वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं ये, वेरिएबल अभी तक तो नल हो रहे थे, अब अनडिफाइंड भी होने लगे, है ना। अनडिफाइंड उनको कहते हैं जब वेरिएबल डिक्लेयर तो किया गया हो लेकिन उसे कोई वैल्यू असाइन नहीं की गई। ठीक है, चलो देख लेते हैं, है ना। कैसे देखते हैं, एक बनाते हैं हम, क्या कहें इसे, अनडिफाइन ही कह देते हैं, अनडिफाइन डॉट जेएस। ठीक है, हमारे पास हर चीज़ के एग्जाम्पल हो जाएंगे, ये मैं आपको दे भी दूंगा ये सारी फाइल्स, ताकि आप इनको प्रैक्टिस कर पाएँ या याद रख पाएँ। ठीक है, तो अनडिफाइंड डॉट जेएस बना लिया हमने। अब हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं। मैंने लेट यूज किया, वेरिएबल बनाया मैंने एक्स, ठीक हो गया, एक्स रखा मैंने इसका नाम। अब मैं क्या करता हूं, ये मैंने डिक्लेयर तो कर दिया, मैंने इसके अंदर असाइन कुछ नहीं किया। ठीक है, देखते हैं ये अनडिफाइन आ भी रहा है या नहीं। कंसोल डॉट लॉग डॉट एक्स, ठीक हो गया। अब मैं इसको प्रिंट करके देखता हूं, जो वेरिएबल डिक्लेयर किया गया हो और उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की गई हो वो अनडिफाइन होता है, अनडिफाइन प्रिंट करता है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। नोड अनडिफाइन डॉट जेएस, देखो इसने क्या प्रिंट किया, इसने अनडिफाइन। अब एक सवाल और आपके मन में आ रहा होगा, सर इसका टाइप भी देख ही लो। हाँ देख लेते हैं, है ना। अनडिफाइन तो पता चल गया, इसका टाइप क्या होता है, इसका टाइप भी देख लेते हैं। इसका टाइप अभी पता चल जाएगा हमें क्या आ रहा है, ये देखो, गजब, अनडिफाइन का टाइप भी अनडिफाइन होता है। ठीक हो गया, ये भी याद रखने वाली बात है। अब इसे भी नोट कर लीजिए, है ना। इंटरव्यूअर पूछ सकता है अनडिफाइन का क्या टाइप होता है। एक वेरिएबल अगर डिक्लेयर किया गया, है ना, यहां हमने डिक्लेयर किया और क्योंकि वैल्यू असाइन नहीं की, अगर हमने इसे सपोज यहां वैल्यू असाइन कर दी होती, मान लिया हमने इंटीजर टाइप की वैल्यू असाइन की होती तो ये नंबर हो जाता। फ्लोटिंग पॉइंट असाइन किया जाता तब भी नंबर होता। अगर हम इसे कोई नाम असाइन कर देते यानी स्ट्रिंग असाइन कर देते तो ये स्ट्रिंग टाइप का हो जाता, है ना। तो अभी हमने इसे कुछ भी नहीं असाइन किया तो ये भी अनडिफाइंड है। तो अनडिफाइंड वेरिएबल, ऐसे वेरिएबल जो सिर्फ डिक्लेयर किए गए हों तो वो हमेशा उनकी वैल्यू भी अनडिफाइंड होती है और उनका टाइप भी अनडिफाइंड होता है। गॉट इट, चलो हाईली इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए सब कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सिंबल। सिंबल क्या होता है भाई, ये इम्यूटेबल होता है सबसे पहले, दूसरा यूनिक होता है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर करके दिखाओ, हाँ प्रैक्टिकली देखते हैं। तो एक और फाइल बनाते हैं, यहीं मैं करता हूं, इसका नाम रख देते हैं हम symbol.js। अरे अच्छा, अगर कोई फाइल में मिस्टेक हो जाए तो ऐसे करते हैं उसको, उसके नाम को चेंज, ये भी आप सीखते रहें साथ साथ, है ना। आपको VS कोड भी चलाना जाएगा, आईडी होता है ये, ज़बरदस्त है ना। तो symbol.js कैसे होता है ये, तो चलो अब एक ना वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं सबसे पहले। इसमें वेरिएबल बनाते हैं, एक फ्रूट ले लेते हैं, फ्रूट, और ये फ्रूट होगा सिंबल टाइप का, सिंबल, और इसमें हम दे देते हैं इसको एप्पल। ठीक हो गया, और ये फ्रूट को मैं फ्रूट 1 बना देता हूँ, ऐसे अंडरस्कोर के साथ बनाता हूँ। फ्रूट 1 क्या है मेरा, एप्पल। चलिए मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर हम फ्रूट 1। ठीक है, अभी इसको देखते हैं प्रिंट करके क्या दिखाता है ये। इसने क्या दिखाया, सिंबल एप्पल। गॉट इट। अब क्या हो, मैं एक इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाना चाहता हूं, थोड़ा सा सब्र से देखिए बस। मैं फ्रूट 2 बनाता हूं और इसको क्या करता हूं, मैं इसको भी एप्पल ही बनाता हूं। ठीक है,
ये क्या प्रिंट करेगा, फ्रूट 2 भी एप्पल प्रिंट करेगा। ठीक है, अच्छा इससे पहले एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको, इसको 1 मिनट के लिए मैं बंद कर देता हूँ, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग। मैं अगर ये करता हूँ console.log और इसके अंदर मैं ये करता हूँ, सपोज मैं यहाँ एक स्ट्रिंग लिखता हूँ APPLE, है ना, ये मैंने एप्पल लिखा, अगेन मैंने एक स्ट्रिंग और ली और इसके अंदर भी मैंने एप्पल लिखा सेम तरीके से। ठीक है, क्या प्रिंट करेगा ये? कुछ बच्चे कह सकते हैं एप्पल एप्पल, नहीं, ये प्रिंट क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा ट्रू या फॉल्स। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कंपैरिजन हो रहा है। मैं क्या पूछ रहा हूँ अपने प्रोग्राम से, ये बताओ ये एप्पल और ये एप्पल दोनों इक्विवेलेंट है क्या? ठीक है, ये दो स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा। मैंने क्या किया, इसको रन किया, इसने क्या कहा, ट्रू, हाँ जी एक इक्विवेलेंट है। ठीक है, अगर मैं इस एप्पल के साथ से ये ई हटा दूं, इसकी स्पेलिंग यहां गलत कर दी मैंने, इसके साथ तो ई है, अब क्या कहेगा ये, अब कहेगा ये फॉल्स। ठीक है, इस केस में इसने कहा मुझे फॉल्स। ठीक है, ये तो बात हुई दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने की, लेकिन अब एक काम करते हैं। ठीक है, एक काम ये करते हैं, मैं यहां इसके अंदर अगर ये दोनों फ्रूट 1 और फ्रूट 2 इन दोनों की वैल्यू क्या है, दोनों की वैल्यू प्रिंट करके देखते हैं। 1 मिनट के लिए मैं इसे अब कमेंट कर देता हूं और इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूं, है ना, ये किया मैंने। और नीचे मैं क्या करता हूं, फ्रूट 2 भी मैं कंसोल कर देता हूं ताकि आपको दिखे। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू आप देखो क्या है, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है बिल्कुल, सिंबल एप्पल और सिंबल एप्पल, फ्रूट 1 की भी एप्पल और फ्रूट 2 की भी एप्पल, एग्जैक्टली सेम दिख रही है हमें। ठीक है, अगर मैं ऐसा करूं कि इन दोनों को कंपेयर कर दूं, जैसे मैंने अभी दो एप्पल स्ट्रिंग को ये कंपेयर किया था, मैं इसकी जगह क्या करूं, इसकी जगह मैं फ्रूट लिख दूं, फ्रूट 1, और अगेन इसकी जगह भी मैं क्या करूं, क्या लिख दूं, यहां लिख दूं मैं फ्रूट 2। ठीक है, बताओ जल्दी से कमेंट में लिख के बताओ क्या रिजल्ट होगा इसका, है ना, इसका रिजल्ट क्या होगा मुझे बताओ। भाई ये दोनों बराबर हैं, ये इसके बराबर है, बहुत सारे बच्चे कह सकते हैं इसका रिजल्ट होगा ट्रू, है ना। देखो दिमाग तो आप ठीक लगा रहे हो बिल्कुल, भाई दोनों इक्वल हैं तो रिजल्ट होगा ट्रू, लेकिन करके देखते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें गलत होने वाली हैं, जैसी दिखती हैं चीज़ें वैसी होती नहीं, है ना। ये देखो क्या आया रिजल्ट, फॉल्स। क्यों आया भाई ये फॉल्स, कोई बता सकता है? मैं बताता हूं, है ना। आ जाइए अपने डेफिनेशन पे, हमने कहा था यूनिक, ये क्या करता है, यूनिक, एक यूनिक वैल्यू होती है, इम्यूटेबल तो होती है लेकिन ये यूनिक भी होती है। ये जो एप्पल है ये अलग है, ये एप्पल जो है ये अलग है। ठीक है, अब इसमें कोई कह सकता है सर ये रेड होगा एप्पल और ये ग्रीन होगा है ना, हम पता नहीं, ये आप अंदाजा लगा लो ये रेड कौन सा होगा इसमें से, ग्रीन कौन सा होगा। लेकिन क्या करता है, जब हम सिंबल यूज करते हैं तो वैल्यूज के ऊपर नहीं जाता कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, वो उस स्ट्रिंग में क्या लिखा है, ये उसकी एक यूनिक वैल्यू भी बनाता है। ठीक है, कुछ मैपिंग करता है, काफी कॉम्प्लेक्स है ये बात अभी आपके लिए समझने के लिए, तो ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, आप बस इतना ही याद रख लो, इतना काफी होगा मुझे लगता है। आगे 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 जैसे हम बढ़ते जाएंगे फिर हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों पे बात करेंगे। तो सिंबल हो गया, अब आगे चलते हैं। ठीक है, डन। तो यहां तक हमारे जो हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। यहां के बाद शुरू होते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ये कौन से होते हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, इनको रेफरेंस डेटा टाइप भी कहते हैं। ठीक है, ये रेफरेंस डेटा टाइप भी कहलाते हैं। ठीक है, ये देखो, ये याद रखनी है चीज़ें, इनका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है। अभी तक तो हम सीधा सीधा वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज़ जो है स्टोर कर रहे थे, लेकिन ये क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़। जब ऐसा हो कि एक से ज़्यादा वैल्यूज़ किसी एक नाम से हमें सेव करनी होती हैं, तब हम यूज़ करते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आती है नॉन प्रिमिटिव में, ऑब्जेक्ट्स। नॉन प्रिमिटिव में क्या आता है, सबसे पहले
ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं? ये होते हैं की वैल्यू पेयर, ठीक है, एक की होगी, एक उसकी वैल्यू होगी, ठीक है, की वैल्यू पेयर होते हैं ये। अभी बताएंगे की वैल्यू पेयर कैसे होते हैं। तो अभी चलो प्रैक्टिकल देखते हैं। तो यहां हम बना लेते हैं एक नई फाइल, इसका नाम रखते हैं हम object.js, ठीक है, ये object.js है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्टूडेंट नाम का। तो हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट, ऑब्जेक्ट ज्यादातर कॉन्स्ट यूज करके ही बनाए जाते हैं, ये भी आप प्रैक्टिस में रखना, आगे सारी चीजें हम एक्सप्लेन करेंगे डिटेल से। तो कॉन्स्ट, सपोज मैं चाहता हूं एक स्टूडेंट बनाना, स्टूडेंट, और मैं इसे असाइन करता हूं एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैसे असाइन करते हैं, मैं इसको देता हूं फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम क्या है इसका, एजाज। आप कहेंगे सर अपना नाम हर जगह लिख देते हो। देखो यार, मेरे चैनल का नाम एजाज मलिक है, मैं चाहता हूं आपको ये याद भी रहे ताकि आप बार बार आकर पढ़ें, है ना, और आप इससे सीखते रहें नई नई चीजें। फर्स्ट नेम, अब मैं क्या करता हूं, लास्ट नेम एक बना लेता हूं, लास्ट नेम के साथ में लिख देता हूं मलिक, है ना। एक और बनाता हूं मैं इसमें, ये तो दो स्ट्रिंग हुई, स्ट्रिंग टाइप के दो वेरिएबल हो गए, इसके अंदर एक बना देते हैं हम इसके अंदर इंटीजर टाइप का, जैसे एज, है ना। एज क्या हो सकता है, 25, ठीक हो गया। अब आप देखिए इसमें ये ऑब्जेक्ट को देखिए, ऑब्जेक्ट ये स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट है, इसमें फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एज है। अब इसमें ये देखो कि इसमें की वैल्यू पेयर कहाँ है, देखो ये जो पहला है इसके अंदर लेफ्ट साइड में जो लिखा जाता है वो क्या है, वो की है, और ये क्या है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है, ये एज की है, ये 25 वैल्यू है, ठीक है। ऐसे तो डिक्लेयर किया जाता है। ये क्या हुआ, ये तो ऑब्जेक्ट बनाया हमने। इसको एक्सेस कैसे किया जाता है, एक्सेस हम console.log, और इस पे कुछ स्टूडेंट्स का जवाब सीधा रहता है, क्योंकि मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, तो उनका जवाब रहता है कि सर ऐसे सीधा स्टूडेंट इसके अंदर लिख दीजिए, बस प्रिंट हो जाएगा। देखो क्या प्रिंट होगा, क्लियर कर देते हैं विंडो को, नोड object.js, क्या प्रिंट किया इसने, ब्रैकेट्स भी प्रिंट कर दिए, फर्स्ट नेम भी, लास्ट नेम भी, उसके अंदर की डॉट भी, सब कुछ प्रिंट कर दिया। अच्छा लग रहा है ये तो पूरा ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। सपोज मैं चाहता हूं कि खाली ये नाम नाम प्रिंट करके दे दे मुझे, यार मुझे तो फर्स्ट नाम चाहिए सबका। मान लिया मेरे पास ऐसे एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स हो सकते हैं सपोज, अब 30 के 30 का मैं चाहता हूं कि नाम प्रिंट करके दे दो जी मुझे, दो फर्स्ट नेम प्रिंट कर दो सबका। तो कैसे प्रिंट करेंगे, ऐसे करेंगे तो ये तो सब कुछ आ जा रहा है। तो इसका एक तरीका होता है, इसमें डॉट लगा के प्रिंट करते हैं। डॉट मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं कह देता हूं फर्स्ट नेम, अब प्रिंट करूंगा तो देखो, ये देखो सिर्फ एजाज प्रिंट करके दे दिया इसने, ठीक है। मैं अगर चाहूं कि मुझे तो सिर्फ एज बता दो यार सबकी, मुझे सपोज एज कंपेयर करनी है, तो क्या करूंगा मैं, ये देखो सिर्फ एज इसने प्रिंट करके दे दिया, समझ पा रहे हो। तो मैं चाहता हूं कि ऊपर एज आ जाए और नीचे उसका लास्ट नेम आ जाए, ये लास्ट नेम, ठीक है। अब ये क्या करेगा, मुझे एज और लास्ट नेम दोनों प्रिंट करके दे देगा। देखो एज और लास्ट नेम दोनों प्रिंट करके दे दिया इसने, है ना अमेजिंग। चलो मुझे लगता है ये ऑब्जेक्ट अभी के लिए इतना बहुत है, क्योंकि बाद में हम हायर ऑर्डर फंक्शन पढ़ेंगे, मैप, रिड्यूस और फिल्टर, फॉर ईच, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे, लूप्स पढ़ेंगे, तो उसमें भी हम ऑब्जेक्ट्स का, एरेज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं। तो वहाँ आपको बहुत अच्छा हैंड्स ऑन करा दूंगा, अच्छी प्रैक्टिस करा दूंगा। अभी के लिए आपने ऑब्जेक्ट्स को अगर इतना समझ लिया ये काफ़ी है, ठीक है। आपको एटलीस्ट ये पता है कि ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, एक्सेस कैसे किया जाता है, इतना पता है काफ़ी है अभी के लिए।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स हमारा हो जाता है खत्म। अभी देख लेते हैं एरेज। एरेज क्या होती हैं? ये होते हैं जी कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। उसमें तो की वैल्यू पेयर था, इसके अंदर सिर्फ वैल्यूज होती हैं, वैल्यूज का कलेक्शन मान सकते हैं आप इसे। ठीक है, क्या होती हैं एरेज? सिंपल बता सकते हैं आप, एरेज जो होती हैं वो कलेक्शन ऑफ वैल्यूज होती हैं। किस तरह का डेटा टाइप होता है एरे का? कोई भी डेटा टाइप हो सकता है, और कितने भी तरह के डेटा टाइप्स को आप इसके अंदर रख सकते हैं। यानी एक एरे के अंदर, जैसे अभी हमने स्ट्रिंग और नंबर दोनों तरह के वेरिएबल अभी ऑब्जेक्ट्स में डाले थे, ऐसे ही एरे में भी कुछ भी डाल सकते हैं। चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं। मैं क्या करता हूं, एरे डॉट जेएस, ये मैंने बना दिया। ये क्या है? एरे डॉट जेएस। अब क्या करते हैं, इसको क्लीन कर लेते हैं, क्लियर। और मैं क्या करता हूं, एक एरे बनाता हूं। एरे कैसे बनाई जाती है एरे? एरे मान लिया मेरे पास एरे है फ्रूट्स की, है ना। कॉन्स्ट फ्रूट्स कैसी होती है फ्रूट्स की एरे? इसमें APPLE, ओ भाई इतने सारे भी एप्पल, ठीक है। उसके बाद बनाना, और क्या हो सकता है? ऑरेंज। बस 3 ही डालते हैं अभी, है ना। ऐसे तो आप कहेंगे सर सब कुछ डाल दो, इतना नहीं है अपने पास, है ना 3 ही फ्रूट है सपोज अपने पास। तो क्या करेंगे अगर हम इसे प्रिंट करना चाहते हैं? कुछ लोग फिर से कहेंगे सर इस बार तो चल जाएगा, आप ऐसा करिए, आप सीधा सीधा इसके अंदर फ्रूट को लिख दीजिए। मैं क्या करता हूँ, उनकी बात सुन लेता हूँ, फ्रूट को सीधा सीधा लिख देता हूँ। ये मैंने लिख दिया फ्रूट्स, और मैंने कहा चल भाई प्रिंट हो जा। और ये मैंने चलाई कमांड, मैंने लिखा नोड, और इसमें मैंने क्या लिखा, एरे डॉट जेएस। अबे यार ये तो वही हुआ, पूरा का पूरा एरे एज इट इज आ गया। ये देखो, ये ब्रैकेट्स भी आ गए, ये इसके साथ कोट्स भी आ गए, सिंगल कोट्स, ये कॉमास भी आ गए, और ये वैल्यूज भी आ गई। ऐसे अच्छा लग रहा है डेटा? ये तो बहुत बुरा लग रहा है ना। ऐसे प्रिंट करोगे कहीं बुरा ही लगेगा, जाहिर है। तो फिर कैसे प्रिंट करना है? अब कुछ लोग कहेंगे सर जैसे ऑब्जेक्ट प्रिंट किया था ऐसे कर दो, इसमें डॉट लगा के। क्या डॉट लगाऊं? इसमें तो की नहीं है, उसमें तो की थी, उसमें तो हमारे पास की होती थी, मैंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐसे करके की रखी हुई थी। इसमें तो मैंने कोई की रखी नहीं, इसको कैसे करूं? सोचो चलिए मैं करता हूं। इसमें होती है इंडेक्सिंग, ठीक है। एरेज में क्या होते हैं? इंडेक्स होते हैं। यानी जो एप्पल है ये 0 इंडेक्स पे है, इसके बाद जो बनाना है ये 1 इंडेक्स पे है, और जो ऑरेंज है वो 2 इंडेक्स पे है। यानी एरे की जो लेंथ है वो 3 है, यानी इसके अंदर 3 वेरिएबल बेसिकली स्टोर किए हैं हमने इस एरे के अंदर। तो इसकी लेंथ क्या है? इसकी लेंथ है 3। लेकिन कहां से स्टार्ट होती है इसकी गिनती? इसकी गिनती स्टार्ट होती है 0 से, ठीक है। तो अगर मुझे एप्पल को प्रिंट करना है तो मुझे इस तरह के ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे, और मैं 0 इसके अंदर डालूंगा। 0 यानी इसमें पोजीशन बतानी होती है, किस पोजीशन की वैल्यू आप चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया इसको 0, और ये मैंने कंट्रोल, पहले मैं क्लियर कर देता हूं, ये मैंने क्लियर किया इसको, और इस बार मैंने ये किया प्रिंट। इसने दिया मुझे एप्पल, समझ रहे हो? ये देखो एप्पल दे दिया। अगर मैं इसे कहूं कि यार 2 बताओ मुझे, तो 2 पे क्या है? 2 पे क्या होगा? कुछ लोग कहेंगे बनाना होगा। अबे नहीं भाई, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं ना नंबर, यहां 0 1 2। 2 पे क्या है? ऑरेंज। तो क्या प्रिंट करेगा? ऑरेंज प्रिंट करेगा। देखो ये देखो इसने ऑरेंज दे दिया। अब कोई कहेगा सर 3 अगर कर दूं मैं, तो ये आउट ऑफ द बॉक्स बात है ना। 3 आप करेंगे, ये देगा आपको कुछ भी नहीं। क्या कहा इसने? अनडिफाइन। अनडिफाइन मतलब जो आपने डिफाइन ही ना किया हो, आपने तो कुछ लिखा ही नहीं यहां पे, तो इसने क्या कहा? अनडिफाइन, ठीक है। इसके क्योंकि भाई एरे की जितनी लेंथ है उतना ही तो मिलेगा,
अब आपने मान लिया 3 बॉक्सेस हैं, 3 बॉक्सेस में अपनी चीज़ें रखी हैं। मान लिया आपके पास 4 बॉक्सेस हैं सपोज, या जितने भी आप मानना चाहें, मतलब 3 से ज़्यादा हैं। आपने 3 के अंदर अपनी चीज़ें रखी हैं और चौथे, पांचवें, छठे में किसी में कुछ भी नहीं रखा और बॉक्सेस में, और आप चाहते हैं उनसे कुछ एक्सेस करना, उनसे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। सिंपल, ठीक हो गया। तो ये बात हुई एरे की। तो अच्छा, एक चीज़ और समझ लेते हैं इसमें। ये तो थे सारे हमारे स्ट्रिंग्स। अब आप सोच रहे होंगे, कुछ बच्चे सोच सकते हैं ऐसा कि सर स्ट्रिंग ही होती है क्या एरे में? नहीं, कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे 1, जैसे 2, जैसे ट्रू, जैसे फॉल्स, ठीक है, जैसे नल, ये सब हो सकता है। अच्छा, नल भी हो सकता है, नल भी हो सकता है, ठीक है। किस पोजीशन पे नल होगा? गिन लो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर मैं 7वीं पोजीशन पे देखता हूं, देखते हैं क्या दिखाएगा। ठीक है, चलिए, नल दिखा रहा है, देखो। तो कुछ भी हो सकता है, नल हो सकता है, फॉल्स हो सकता है। अगर मैं ट्रू फॉल्स पे जाऊंगा, तो अगर मैं मान लिया इसमें 6 डाल देता हूं, देखो क्या दिखाएगा 6 पे। देख लो, बस फॉल्स दिखाएगा, फॉल्स ही रखा है आपने। समझ पा रहे हैं? अगर इंटीजर देखना चाहूं तो देख लीजिए, 0, 1, 2, 3, यानी अगर मैं 3 डालता हूं इस बार, तो मुझे क्या क्या रिटर्न करके देगा? ये देगा 1, है ना? देखो 1 दे दिया। गुड। तो ऐसे काम करती है एरे। अब आप सोच रहे होंगे सर मैं तो सोच रहा था एरे पता नहीं क्या है। यही है एरे, इतना ही है। बाकी इसके ऊपर एरे के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, इसके ऊपर बहुत सारा काम किया जाता है, वो हम बाद में देखेंगे, है ना। अभी के लिए इतना समझ लीजिए, बाकी आगे मैं पढ़ा ही रहा हूँ, है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो ये भी हमारा हो गया एरे कंप्लीट। अब हमारे पास रह जाता है फंक्शन। ये क्या है? ये समझ लो लास्ट कॉन्सेप्ट है डेटा टाइप्स में, है ना। फंक्शन, फंक्शन में क्या होगा? फंक्शन में आप ये समझिए, फंक्शन को फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। पहले तो आप ये बात आप जहन नशीन कर लीजिए, है ना। काफ़ी प्यारी उर्दू है। तो ये समझिए कि आपको ये बात याद रखनी है, फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये फंक्शन, ठीक है। इनको ऑब्जेक्ट्स की तरह ही ट्रीट किया जाता है। अब आप कहेंगे यार फंक्शन है फिर ऑब्जेक्ट्स की तरह कैसे ट्रीट किया जाता है, ये हम आगे देखेंगे। बाकी अगर आप इसे टाइप देखते हैं तो टाइप फंक्शन ही दिखता है, लेकिन होते ही ऑब्जेक्ट्स ही हैं। एरेज भी ऑब्जेक्ट्स ही होती हैं, ऑब्जेक्ट्स तो ऑब्जेक्ट्स हैं ही। अब आप कहेंगे सर कंफ्यूजन हो रही है वो, तो छोड़ दीजिए, आगे समझेंगे, है ना। चलो फंक्शन का देख लेते हैं बस थोड़ा सा। मैं एक फाइल बना देता हूं, नहीं, function.js। मैं आपको इसमें फंक्शन नहीं पढ़ा रहा, बस थोड़ा सा बता दे रहा हूं फंक्शन भी होता है, ठीक है। फंक्शन में क्या होता है? फंक्शन, और ये फंक्शन का नाम है सपोज से हेलो। ये हेलो कहने का फंक्शन है, ठीक है। जब इसे कोई कॉल करता है तो ये हेलो कहता है। मैं इसमें कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और ये हेलो देखो प्रिंट कर रहा है फंक्शन को। जैसे यहाँ हमने ये क्या किया है, ये हमने किया है डिक्लेयर, ठीक हो गया। ये तो डिक्लेरेशन हुआ। मैं कॉल करता हूँ इसको, से हेलो को हमने यहाँ कर दिया कॉल, सिंपल, है ना। अगर मैं अब इसको प्रिंट करूँगा, सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ और मैं कर देता हूँ नोड function.js। इसने क्या किया? हेलो प्रिंट कर दिया, है ना। असल में तो ये फंक्शन तो हम अलग से पढ़ेंगे, अलग से समझेंगे। बस अभी इतना ही बताना था आपको कि फंक्शन भी कोई चीज़ होती है। तो अगर हम फंक्शन का टाइप देखना चाहते हैं तो कैसे देख सकते हैं? तो वही हमारी पुरानी तरकीब, कंसोल डॉट लॉग, और मैंने कहा यार इसका टाइप और बताओ मुझे, है ना। तो मैंने क्या किया, टाइप ऑफ फंक्शन को कॉल करूँगा मैं, और मैं इसे कहूँगा यार इसमें ना से हेलो को बताओ मुझे ये क्या क्या भला है ये।
तो अब देखो मैंने किया इसको रन, इसने कहा ये सबसे पहले तो फंक्शन कॉल हो गया, ये इसने हेलो प्रिंट कर दिया यहाँ पे। फिर इसने मुझे बताया इसका टाइप है फंक्शन। ठीक है, फंक्शन का टाइप फंक्शन ही बताएगा, जाहिर है। ठीक है, तो लेकिन हम आगे और डिटेल में चीज़ें समझेंगे। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब आप सीखना चाहते हैं, तो कंग्रेचुलेशन अगेन। और मैं आपको डेवलपर बनाकर छोड़ूंगा अगर आप इतने शिद्दत से देखते रहेंगे हर वीडियो को पूरा। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये मुझे बड़ा सपोर्ट करेगा। और शेयर जरूर करिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए ताकि आपकी टीम बन पाए। ग्रुप में सीखो, फ्रेंड्स को अपने बताओ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ये करते हैं लोग, पता नहीं मैंने भी शायद कभी किया हो कि वो अपने दोस्तों को नहीं बताते मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ। तो कोशिश करिए यार, छुपाइए मत कहीं ना कहीं से, तो वरना वीडियो तो पहुँचेगी उन तक भी। अगर आप शेयर कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ये मुझे भी सपोर्ट करेगा। चलिए, आपका वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।